हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। प्रयास जेई 2.0 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं बताइए जना फटाफट। आवाज वगैरह ठीक आ रही है वो भी बता देना, कोई प्रॉब्लम है वो भी बता देना। यस, सब बढ़िया हो, एकदम मस्त मक्खन, जोरदार। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ यार, बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सुप्रभात जी। ऑल गुड, बहुत बढ़िया जी। हम्म बहुत बढ़िया बेटा। चलो फिर, आज लेक्चर नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आयंस का टेस्ट आज वाले सेशन में होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आयन, जिसमें से एक होगा थायोसल्फेट आयन और एक होगा तुम्हारा नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो, और एडवांस में भी पूछा जाता है उससे क्वेश्चन। थायोसल्फेट में मेंस में थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन इसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है तो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है ना, तो जो हमें पढ़नी होती है थायोसल्फेट। ठीक है, तो आज ये वाले जो दो आयंस हैं, कम से कम इन दो आयन को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। ठीक है, और अगर हमारे पास टाइम रहा तो उसके बाद हम लोग हेलोजेंस जो हैं उनको भी स्टार्ट कर देंगे, हैलाइड आयंस भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस, तैयार हैं आप सब लोग? स्टार्ट किया जाए फिर बिना किसी देरी के, है ना। अब तो स्टार्ट होगी तुम लोगों की फिजिक्स की क्लास। अब थोड़ा तुम्हें मतलब ठीक लग रहा है भाई? नहीं तो बोल रहे थे सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अब ठीक हो भाई? बोल रहा था बेटा जी विश्वास करो यार, ऐसे कौन कहां छोड़ के भागेगा। हम्म और वैसे ही तुमने ठंड तो बहुत जबरदस्त कर रखी है भाई, बहुत जबरदस्त ठंड कर रखी है। अभी तो मैं आया हूं ना घर से, एकदम पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है, बताओ इस समय, एकदम जोरदार, है ना। अरे मेंस में मैंने बता तो दिया था यार। अरे दादा, मेंस में मैंने बता तो दिया था, जो आपका लैब मैनुअल है ना, जनरली क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है जेई मेंस में। जनरली बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएगा ना। इसलिए अगर मान लो ऐसा है कि यार आपको टाइम नहीं मिल पाया, ये वाला चैप्टर जो अपने नोट्स लिखे हुए हैं, ये चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं, आप लोग बिल्कुल छोड़ के ना जाएं इस चैप्टर को। कम से कम एटलीस्ट जो आपका लैब मैनुअल है, जिसके बारे में मैं आपसे कल बात कर ही रहा था, आप सब लोगों ने, सारे लोगों ने मतलब वो कर ही लिया होगा डाउनलोड, है ना। लास्ट क्लास में बोला ही था। यस, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कहां से डाउनलोड करना है। तो वो आपने लैब मैनुअल डाउनलोड कर ही लिया होगा। उसमें जो रिएक्शंस दे रखी है, कम से कम एटलीस्ट वो रिएक्शंस तो जरूर याद कर लो, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं जो लैब मैनुअल में दिए हैं, हम लोग अलग अलग जगह पर पढ़ते भी हैं उनको। ठीक है ना, अलग अलग जगह पर उनको पढ़ा भी जाता है, इसलिए वो कोई बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल वाला पार्ट नहीं है। कम से कम उतना याद करो, और एडवांस के लिए तो हम लोग सारा सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें। यस, आइए जनाब चलते हैं फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग एसिटेट आयन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। आज एसिटेट आयन का जो टेस्ट है उसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद थायोसल्फेट आयन स्टार्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद आएगा हमारा नाइट्रेट आयन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट आयन और थायोसल्फेट आयन। और अगर लास्ट में ठीक रहा हमारे पास टाइम, जो हेलाइट्स हैं Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, है ना, इनके टेस्ट भी हम लोग सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे, अगर टाइम ने अलाउ किया, आप लोगों ने अलाउ किया तो, है ना। हम लोग टेस्ट फॉर एनाइंस पढ़ रहे हैं, आप सब लोगों को बता। यस, आइए जनाब, देखो लास्ट क्लास में मैं ये सारी चीज आपको बता चुका था कि अगर एसिटेट आयन की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, किसको छोड़ के, Ag प्लस Cu2 प्लस और Hg2 प्लस को। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि टेस्ट विद एसिड, ये एसिटेट आयन, इसके अंदर हमने अगर एसिटिक एसिड सॉरी एसिड अगर डाल दिया तो क्या होगा भैया? होगा सर CH3COOH है, इसकी फ्यूम्स बनेगी, और इसकी जो फ्यूम्स होती है कैसी होती है, विनेगर लाइक फ्यूल्स होती है ना, विनेगर लाइक फ्यूल्स होती है। यस, कैसी होती है? विनेगर लाइक फ्यूल्स होती है, ये हम लोग जानते ही हैं। फिर हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो CH3COAg सिल्वर एसिटेट बनेगा, और इसका पीपीटी बनता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन अगर आप मान लो आपने इसको हीट कर दिया, है ना, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्युबल बन जाएगा, प्रेसिपिटेट जो होगा वो सॉल्युबल हो। यस,
ये वाली रिएक्शन लास्ट क्लास में पढ़ी थी हमने, और वैसे भी ये रिएक्शंस तो आप लोगों ने सबसे पहले क्लास 10th में पढ़ी थी। इस रिएक्शन का नाम एस्टरिफिकेशन के नाम से जानते हो आप लोग, है ना। इसको आप लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हो, है ना। ये चीज हमें पता ही है। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये वाली जो रिएक्शन होती है, इस वाली रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। यस यस यस, किसकी तरह बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो एस्टर बनता है और एस्टर के बाद वाटर बना है, इस वाटर में देखो दो चीज प्रेजेंट होती है, एक होता है H और एक होता है OH, यही होता है ना। तो मुझे बताइए इस वाटर में जो H होता है वो कहां से आता है, एसिड से आता है या फिर अल्कोहल से आता है, बताओ देखें। यस यस यस, हाँ इसकी फ्रूटी स्मेल होती है एस्टर की वजह से। जल्दी बताओ भाई, ये जो वाटर बना है ना, वाटर में क्या बनेगा, H2। वाटर में दो चीज प्रेजेंट होगी, एक होगा H और एक होगा OH। मुझे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस वाटर का जो H प्लस है वो एसिटिक एसिड से आ रहा है या फिर अल्कोहल से आ रहा है, कहां से आता है, बोलो 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 मुन्ना बोलो। यस 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 कहां से आता है, यस बहुत बढ़िया बेटा, है ना। देखो जनरली हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि भाई एसिड होगा वो H प्लस देगा और जो अल्कोहल होगा वो H माइनस देगा, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। आपने इसकी मैकेनिज्म पढ़ी है, आप लोगों ने इसकी मैकेनिज्म पढ़ी होगी अल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर में। एस्टिफिकेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म होती थी और वहां पर आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई जाती थी कि अगर H2O बना है ना, H2O का जो H है वो आता है अल्कोहल से और OH कहां से आता है, एसिड से। ये अल्कोहल की वो रिएक्शंस होती थी जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस रिएक्शन में अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। ये सारी रिएक्शन आप लोगों ने अल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर में पढ़ी होगी ना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जेई में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगर मान लो यहां पर लिख देता ऑक्सीजन का आइसोटोप दे देता O18, है ना, आइसोटोप दे देता O18 और आपसे पूछता कि बताओ O18 एस्टर में आएगा या फिर वाटर में आएगा, तो ये इंफॉर्मेशन आपको तभी पता होगी जब आपको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ा होगी, है ना। और मैकेनिज्म में बताया जाता है कि जो OH आता है, वाटर का OH, उसमें OH आता है कहां से, आपके अल्कोहल से, सॉरी एसिड से, तो यहाँ 18 जो आएगा वो वाटर में प्रेजेंट होगा। ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए फिर आज हमारा सबसे पहला टेस्ट है, जो नया टेस्ट है वो है टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3, है ना। ये न्यूट्रल FeCl3 का क्या मतलब है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यस, इसका क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज ध्यान रखो, FeCl3 है फेरिक क्लोराइड, इसका मतलब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3 होगी। यस, आपके पास टेस्ट ट्यूब है ना, आपके पास टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है सर, इसमें एसिटेट आयन प्रेजेंट है। आप क्या करो, ऊपर से FeCl3 डाल दो इसमें, है ना। FeCl3 डाल दिया, FeCl3 का मतलब Fe3+ आएगा। यस, जैसे ही आप लोग Fe3+ डालोगे एक रेड कलर का रेड कलर का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा। देखो कई जगह ऐसे लिखा होता है डीप रेड, है ना, या फिर ऐसे भी लिखा हो, ये डीप रेड नहीं है, है ना, डीप डीप, यस डीप रेड। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ब्लड रेड, है ना, खून जैसा होता है ना, खून, अपना खून जो होता है ब्लड होता है, उतना भयंकर लाल एकदम रेड कलर का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो आपने इसको हीट कर दिया, यस अगर आपने इसको बॉईल कर दिया, तो ये जो डीप रेड कलर का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउनिश रेड पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउनिश रेड पीपीटी में कन्वर्ट जाता है। यस, ब्राउनिश रेड पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। यस यस यस, मेरी बात समझ में आ गई। देखो ये जो है ना इसका फॉर्मूला, इसको क्या कह सकते हो आप लोग, बेसिक फेरिक एसिटेट कह सकते हो क्या, फेरिक एसिटेट। देखो फेरिक क्यों बोला है, क्योंकि यहां जो Fe होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो फेरिक आएगा। यह है एसिटेट और OH है तो इसकी वजह से बेसिक। सो दिस इज बेसिक फेरिक एसिटेट, और इस बेसिक फेरिक एसिटेट की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर, आपको इस पीपीटी का कलर कैसे दिखाई देता है, दिस ब्राउनिश रेड पीपीटी, है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर देखो आपने इसमें बोला है न्यूट्रल FeCl3, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल FeCl, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो FeCl3 है बेटा, इसमें एसिडिक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों, और इसको न्यूट्रल कैसे बनाया जाता है उसका भी एक तरीका है। आप लोग बस ये ध्यान रखें, मतलब अगर उसको कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे ये चीज पूछ सकता है ना। इसको न्यूट्रल कैसे बनाया जाता है, एक्चुअली होता क्या है, यहां पर होता है एसिडेट आयन होता है, इसमें आपने Fe3+ डाला, लेकिन साथ साथ आप इसमें और क्या ऐड करते हो, इसमें ऐड करते हो अमोनिया। क्या ऐड किया जाता है, अमोनिया। सर ऐसा क्यों ऐड किया, मैं बताता हूं। बिकॉज देखो
ये जो FeCl3 है, FeCl3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा, यस, FeCl3 के हाइड्रोलिसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में गैस रिलीज होगी, कौन सी? HCl। मेरी बात तो मैं समझ में आ रही है? यस यस यस, अरे बोलो ना। इसमें गैस रिलीज होगी, कौन सी? HCl। और ये जो HCl गैस होती है, ये क्या करती है? इस प्रेसिपिटेट को, अगर मान लो आपने इसको न्यूट्रल नहीं किया, यस, अगर आपने इसको न्यूट्रल नहीं किया, अगर आपने इसको न्यूट्रल नहीं किया, तो ये जो HCl होगी, ये क्या करेगी? इस ब्राउनिश रेड पीपीटी को डिसॉल्व कर लेगी। क्या करेगी? इस ब्राउनिश रेड पीपीटी को डिसॉल्व कर लेगी। क्यों? क्योंकि देखो, यह बेसिक, यह एसिडिक, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, आपको ब्राउनिश रेड पीपीटी मिलेगा ही नहीं। आप लोग देखोगे, वेट करोगे, ब्राउनिश रेड आए, ब्राउनिश रेड आए, तो मैं बोलूं एसिटेट आयन प्रेजेंट है ना, आप वेट करते रह जाओगे, लेकिन आपको ब्राउनिश रेड पीपीटी नहीं मिलेगा। फिर आप बोल दोगे कि इसमें तो एसिटेट है ही नहीं। अरे भैया, एसिटेट था, लेकिन तूने प्रोसेस गलत किया था, तूने इसमें HCl रख दिया। ये जो HCl होगा, ये इस ब्राउनिश रेड पीपीटी को डिसॉल्व कर लेगी अपने अंदर, काम ही खत्म। आपका जो टेस्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आप यही चाहते हो कि इसमें HCl प्रेजेंट ना रहे। HCl प्रेजेंट ना रहे तो आपने क्या किया? इसमें NH3 ऐड किया। यस, NH3 ऐड करते ही आपको पता है ये आपका बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है, तो NH4Cl बन जाएगा। इसमें अगर HCl बना भी है तो वो अमोनिया क्या करेगा? इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, दैट इज योर न्यूट्रल FeCl, तो बोला जाता है न्यूट्रल FeCl3। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो बोलो बोलो। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, डन। और ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो H+ होगा, HCl H+ देगा, और H+ की वजह से जो एसिटिक एसिड है वो डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो जाएगी। फिर एसिटेट आयन अगर सॉल्यूशन में कम हो गया, तो ये जो सॉल्यूशन होगा एसिटिक एसिड का, टेस्ट नहीं देगा। आप इसको ऐसे भी बोल, है ना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल सही बात बोली है, किसी ने भी बोली हुई। यस, अब मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आ गई है कि इसका मतलब क्या होता है। डन, आगे चल सकते हैं हम। बहुत बढ़िया जी। तो ये टेस्ट था, टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये वाला, है ना। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मिलेंगे, ध्यान रखना इसका। इसमें आपसे ये जो रेड कलर का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है। इसको हीट करने पे क्या बना वो पूछा जा सकता है। HCl क्यों नहीं रख सकते, इसको बेसिक ही क्यों रखा जाता है, सॉरी न्यूट्रली क्यों रखा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी जा सकते हैं, है ना। मेरी बात समझ गए? देखो, जब भी आप पढ़ते हो ना, जैसे मैंने आपसे बोला ना कि इसमें HCl मतलब नहीं रखना, ये इसको डिसॉल्व कर लेगा। अब ये चीज अगर मान लो आपने कहीं पर लिखी नहीं ना, अगर अपनी कॉपी में कहीं अटकाई नहीं ना इस बात को, तो भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद, है ना। तो जब भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है, सुनना मेरी बात, जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को साइड में अपनी भाषा में, भले ही हिंदी में लिखो, लिख लिया करो साइड में, है ना, कि इसमें न्यूट्रल का मतलब क्या है कि FeCl3 के साथ अमोनिया डाला है। अमोनिया नहीं डालेंगे तो क्या होगा? HCl बनेगी, इसको प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करवा देगी। तो ये अपनी लैंग्वेज में साइड में लिख लिया करो, हर चीज यहां लिखवाई नहीं जा सकती, है ना। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखा करो। कहने का मतलब ये है, आप ये मत ध्यान रखना कि मैं तो इसको याद कर लूंगा, ये तो मुझे याद रह जाएगी। भाई कुछ नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे, है ना, आप भूल जाओगे। कहने का मतलब ये, डन, बहुत बढ़िया। चलिए फिर लास्ट टेस्ट है जो हम लोग एसिटिक एसिड का करने वाले, एसिटिक आयन का करने वाले, और वो टेस्ट है लेंथेनम नाइट्रेट के साथ। लेंथेनम नाइट्रेट के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं इस टेस्ट को। देखो क्या किया जाता है, आपके पास लेंथेनम नाइट्रेट होता है, यस, आपका ये टेस्ट ट्यूब है ना। इस टेस्ट ट्यूब में एसिटेट आयन तो है ही, इस एसिटेट आयन में साथ में और क्या डालना है? I2 + NaOH, यस, I2 डालना है, साथ में अमोनिया सॉल्यूशन, है ना। अमोनिया सॉल्यूशन जानते ही हो, NH3OH को अमोनिया सॉल्यूशन बोला जाता है, और साथ में आपने डाल दिया लेंथेनम नाइट्रेट। तो आपको ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लू सॉल्यूशन दिखाई, है ना। और थोड़ा सा गर्म कर देना इसको, है ना, इसको थोड़ा सा गर्म कर देना है। ये बेसिक लेंथेनम एसिटेट क्या बनता है? बेसिक लेंथेनम एसिटेट। लेंथेनाइड तो ये रहा, तो इसके यहां से आया होगा लेंथेनम, एसिटेट ग्रुप प्रेजेंट है तो लेंथेनम एसिटेट हो गया, और साथ में NH4OH है, इसकी वजह से सॉल्यूशन बेसिक बन जाता है। तो फॉर्मूला आपने लिखा है कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा जो बेसिक लेंथेनम एसिटेट कहलाएगा। और कहा जाता है कि ये जो बेसिक कलर है ये किसकी वजह से आया होगा? ये आया होगा लेंथेनम एसिटेट जो होता है, इसकी सरफेस पे I2 का एडसॉर्प्शन हो जाता है ना, ऐसा बोला जाता है। लिखा है यहां प्रोबेबली, है ना, 100% श्योर नहीं है, लेकिन प्रोबेबली लिखा है कि लेंथेनम एसिटेट जो है इसकी सरफेस पे I2 का एडसॉर्प्शन हो जाता है, इसकी वजह से आपको सॉल्यूशन ब्लू दिखाई दे। यस, तो ये थोड़ी सी बढ़िया इंफॉर्मेशन है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। टेस्ट विद लेंथेनम नाइट्रेट, इसी के साथ
इसी के साथ हमारे एसिटेट आयन के जो टेस्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखें। फिर उसके बाद एक छोटा सा एक टेस्ट और पढ़ेंगे, छोटा सा एक आयन और पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइसल्फाइड, है ना, जिसका नाम क्या है, बाइसल्फाइड। फटाफट से ये नोट कर लो जरा। यस 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 बेटा फटाफट से ये नोट करो, हो जाए तो मुझे बताना जरा, है ना। छोटा सा टेस्ट है बेटा बाइसल्फाइड का, तो बहुत ही छोटा सा है, एक ही टाइम में हो जाएगा अभी। ठीक है डन, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले आयन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बाइसल्फाइड, है ना। वैसे तो मैं ये करवाता नहीं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, टेस्ट है नहीं, दो तीन एक आधा टेस्ट है जिससे हमें पता लग जाता है, तो मैंने कहा चलो लिखवा लेते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। देखो बाइसल्फाइड सारी दुनिया जानती है, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके जितने भी बाइसल्फाइड्स होते हैं सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। मजा ही आ गया सर, है ना। सारे के सारे बाइसल्फाइड्स आर सॉल्युबल, इसका मतलब ये टेस्ट ऑन पीपीटी देगा ही नहीं। मेरी बात बताओ, ये टेस्ट ऑन पीपीटी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अरे भैया क्योंकि कोई भी बाइसल्फाइड इनसॉल्युबल नहीं होता। सारे के सारे जो बाइसल्फाइड्स हैं दे आर सॉल्युबल, इसका मतलब हमें इसमें टेस्ट ऑफ पीपीटी के बारे में बात नहीं करनी है। यस मेरी बात समझ में आ गई, है ना, बहुत बढ़िया। तो इससे ये तो मजा आ गया, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है अब हमें। अच्छा लेकिन सर हम लोग टेस्ट विद एसिड तो करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे भैया, है ना, टेस्ट विद एसिड बिल्कुल करेंगे। ये देखो टेस्ट विद एसिड में अगर मान लो आपने बाइसल्फाइड था, उसमें H+ डाला, H+ डाला तो कौन सी गैस रिलीज होगी? SO2 गैस रिलीज होगी। सारी दुनिया जानती है SO2 गैस जो होती है इसकी स्मेल कैसी होती है, बर्निंग सल्फर जैसी होती है, जैसे टायर जलाए जाते हैं उसकी तरह होती है, सफोकेटिंग होती है। और अगर इस SO2 के ऊपर, है ना, जहां से गैस निकल रही है उसके ऊपर अगर आप लोगों ने K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में भीगा हुआ फिल्टर पेपर लेके जाते हो तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। केमेनो4 का फिल्टर पेपर कलरलेस या फिर लाइट पिंक बन जाता है। ब्रोमीन वाटर जो होता है वो भी कलरलेस हो जाता है, येलो से ग्रीन बन जाता है Fe3। ये सारे टेस्ट हम लोग SO2 के पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो गया है, जल्दी जल्दी हम लोग इनको कर पाएंगे, इन रिएक्शंस को याद कर पाएंगे। ये बात समझ में आई, है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल। यस 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 क्लियर। इसके जो टेस्ट होते हैं बेटा, इसके जो टेस्ट होते हैं वो बाइकार्बोनेट आयन की तरह नहीं होते, ध्यान रखना। इसके जो टेस्ट होते हैं वो बाइकार्बोनेट की तरह नहीं होते। दिखने में ऐसा लगता है जैसे, सर हमने पढ़ा था ना कि भाई देखो कार्बोनेट और सल्फाइड, है ना, कार्बोनेट और सल्फाइड इसके टेस्ट काफी हद तक सेम होते थे। याद आया क्या आपको? कार्बोनेट हमने लास्ट क्लास में, सल्फाइड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कार्बोनेट उससे पहले पढ़ा था, है ना। तो कार्बोनेट और सल्फाइड के टेस्ट काफी हद तक सेम होते थे। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमने पढ़ा है कि बाइकार्बोनेट को हीट करने से ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़ा है ना हम लोगों ने, बाइकार्बोनेट को हीट करने से कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने लिखवाया था मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? लिखवाया ये था कि जो बाइकार्बोनेट है हीटिंग करने पे सारे के सारे कार्बोनेट के टेस्ट देता है। याद है कि नहीं है भाई गजनियो? ये चीज तो याद है ना कि जो बाइकार्बोनेट होता है हीट करने पे सारे के सारे कार्बोनेट के टेस्ट देता है। लेकिन बहुत सारे लोग गलत फहमी में रह जाते हैं, उनको लगता है कि भैया जो हमारा बाइसल्फाइड है ना, जो बाइसल्फाइड है सर इसको हीट करने से भी ये क्या करेगा, ये सारे के सारे सल्फाइड के टेस्ट देगा। नहीं होता ऐसा, हाँ ये सल्फाइड के टेस्ट नहीं देता सारे के सारे। क्यों? बिकॉज इसको अगर आप हीट करते हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या करता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन में नुकसान क्या है कि नुकसान ये है अगर आपने इसको हीट कर दिया, डिस्प्रपोर्शनेट हो गया, तो सॉल्यूशन में 2 आयंस और आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। हम तो साला इस आयन का टेस्ट करने जा रहे थे, सॉल्यूशन में 2 अलग आयंस और मिल गए, वो आयंस अपना टेस्ट देने लगेंगे, इंटरफेयर करने लगेंगे। इस वजह से बाइसल्फाइड का जो टेस्ट होता है उसको हीट करके बॉइल करके नहीं करवाया जाता, क्योंकि उसको हीट करने पे वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर 2 अलग अलग आयंस आपको प्रोड्यूस कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस, है ना। तो ऐसी गलत फहमी दिमाग में नहीं पालनी कि जैसे बाइकार्बोनेट को हीट करने से वो कार्बोनेट के टेस्ट देता था, वैसे ही बाइसल्फाइड को हीट करने से वो सल्फाइड के टेस्ट दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान रखना इस बात। यस यस, समझ में आई क्या बात दादा? हाँ ना बोलते रहो भैया। आज बढ़िया चीज पढ़ रहे हो एकदम। आज काफी सारी रिएक्शंस ऐसी होगी जो तुमने पहले देख रखी होगी, और देख रखी होगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ यार कुछ तो है जो पुराना वाला याद है हमें, है ना। हाँ आओ जी, फिर उसके बाद ये वाला टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही टेस्ट है जो हम लोग बात करेंगे, बस एक ही टेस्ट है बाइसल्फाइड का जिसकी हम लोग बात करने वाले, टेस्ट विद H2O2।
है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। देखो यहां पर सल्फाइड और बाई सल्फाइड में पता लगाने का, देखो हमने लिखा था कि भाई SO2 जो होता है, बाई सल्फाइड जो होता है, वो भी एसिड डालने से SO2 गैस रिलीज करता है। सल्फाइड में भी हमने लिखा था कि वो एसिड डालने से SO2 गैस रिलीज करता है। अब साला कंफ्यूजन हो गया ना कि उसमें सल्फाइड था कि बाई सल्फाइड था। अरे मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस दादा एक बार बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं तुझे समझ में आया क्या? मैं ये कह रहा हूं सल्फाइड एसिड के साथ SO2 रिलीज करता है, बाई सल्फाइड भी एसिड के साथ SO2 रिलीज करता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो जो सॉल्यूशन है उसमें सल्फाइड था या फिर बाई सल्फाइड था? बोल नहीं रहे हो तुम, हुआ ना कंफ्यूजन? तो आपको क्या करना है, H2O2 आपका सहारा बनेगा। कौन बनेगा सहारा? H2O2 आपका सहारा बनेगा, है ना। कैसे बनेगा? जब आप सल्फाइड में H2O2 डालते हो तो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा दिखता है? न्यूट्रल। लेकिन अगर बाई सल्फाइड में आपने H2O2 डाला तो आपका जो सॉल्यूशन होगा मुन्ना कैसा हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सर लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो गया? क्यों भाई? भाई सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, SO2 गैस रिलीज हुई थी, वहां पर भी SO2 गैस रिलीज हुई थी, यहां पर भी, दोनों जगह पर सेम आ रही है। तो फिर आपने बोला यार सल्फाइड बाई सल्फाइड में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपने कहा चलो इसमें H2O2 डालते हैं। H2O2 डालते ही अगर सल्फाइड है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, और अगर बाई सल्फाइड है तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा। सर अब ये एसिडिक का कैसे पता लगाएं? अब लिटमस पेपर है तुम्हारे पास, है ना, लिटमस पेपर है तुम्हारे पास। लिटमस पेपर को क्या करेगा? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। आपको लिटमस टेस्ट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साथ में आपको लिटमस पेपर का सहारा लेना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। नीले को लाल कर देता है, अबे इंडिकेटर की क्या जरूरत है यहां? नीले को लाल कर देगा, ब्लू टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। कौन? तुम्हारा बाई सल्फाइड। देखो ना दोनों में फर्क क्या है, यहाँ SO3 है, यहाँ पे SO3 है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज है H+। यही H+ है जिसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक बन जाता है ना। और एसिडिक हो गया तो इसका मतलब आपका जो ब्लू लिटमस है उसको रेड कर देगा, ब्लू लिटमस रेड कर देगा, है ना। ये तो याद है ना तुम, इसमें तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मान लो आपका फ्रेंड है अनिल, ऐसे याद रखो अनिल, ऐसे अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, नी से नीला, और कैसा हो जाएगा? लाल। कभी नहीं बोलोगे भाई, अगर किसी को कंफ्यूजन है ना अपने जीवन में इस चीज, नीले से लाल होता है कि लाल से नीला होता है, बहुत सारे लोगों की तो मतलब इसी में टेंशन रहती है कि सर ये तो याद ही नहीं होता साला, कभी लाल को नीला कर देते हैं, कभी नीले को लाल कर देते हैं। अनिल को याद रखो, आपका दोस्त है अनिल, ए बोले तो अम्ल, नी बोले तो नीला, और ल बोले तो लाल। अम्ल जो होगा वो नीले को लाल कर देगा। यस, अम्ल जो होगा वो नीले को लाल कर देगा। मजा आ गया सर, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बता दी। अब देखो एक छोटा सा चीज हमने लास्ट क्लास में छोड़ दी थी, है ना, हालांकि मैंने बता दिया था, ये चीज मैंने बता दी थी, है ना, ये चीज हालांकि मैंने बता दी थी। यस यस यस, इतना तो पता है, कह रहा सर इतना तो पता है, मतलब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, देखो सीधी सी बात ये है ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इस वजह से मैं बता देता हूं हर चीज, चाहे वो कितनी सी छोटी या फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज, रिस्क नहीं लेना चाह रहा। आप ही जैसे एक ड्रॉपर बच्चा था, मैंने शायद आपको कहानी सुनाई हो, एक ड्रॉपर बच्चा था, उस समय मैं आकाश में पढ़ाता था, और वो बच्चा मेरे से आके पूछा, ऑर्गेनिक की मेरी क्लास थी, ऑर्गेनिक लेके मैं बाहर निकला, बच्चा मेरे से आके पूछता है सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? बोलता है सर देखो ऑर्गेनिक मुझे मस्त समझ में आ रही है ना, ऑर्गेनिक मुझे मस्त समझ में आ रही है सर, हर चीज ऑर्गेनिक की समझ में आ रही है, क्वेश्चंस भी कर पा रहा हूँ, PYQ जो मैं लगा पा रहा हूँ। एक कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, मैंने सोचा कुछ बड़ा कंफ्यूजन है इसका, है ना भाई। अगर कोई कह रहा है कि सर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उसको कहानी समझ में आ रही है, तो इसका मतलब एक कोई अगर उसको एक चीज अगर दिमाग में आ रही है तो इसका मतलब दिक्कत है कहीं ना कहीं, तो है ना। हाँ तो बताए वो क्या कहता है, वो कहता है कि सर बाकी सारी चीज तो ठीक है, आप ये बता दो मुझे, बस एक कंफ्यूजन है कि ये जो साला बेंजीन है सर, ये बेंजीन के बीच में ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मतलब ये मुझे थोड़ा सा इस बात का डाउट है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है सर मेरा, मतलब मैं बढ़िया क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, बीच में ऑक्सीजन मतलब समझ नहीं आया सर। मैंने कहा बाकी तुझे सब समझ में आ रहा? बोले सर एकदम बढ़िया। तो मैंने कहा बेटा तू एक बात बता, तूने पढ़ा कहां पे कि बीच में ऑक्सीजन है? भाई कहीं से तो तूने पढ़ा होगा ना कि बीच में ऑक्सीजन है, हाँ सुनाया था ना मैंने शायद। तो कहता है सर मैं मतलब ना सर, वैसे तो मैं इंडियन ऑथर पे भरोसा नहीं करता हूं, है ना, मैं सर इंडियन ऑथर की बुक्स पढ़ता ही नहीं। इंडियन ऑथर सर कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो मैं सर उनकी बुक्स नहीं पढ़ता।
मैंने सर ये कोई फॉरेन ऑथर है उनकी बुक्स पढ़ी, है ना। तो मैंने कहा यार मतलब अब इसका क्या ही जवाब दें, है ना। फिर मैंने उसको पकड़ के थोड़ा ढंग से समझाया, 10-15 मिनट उसमें लगाए, फिर उसको समझाया तो मुझे पता लगा भाई साहब को रेजोनेंस जैसी नाम की कोई चीज ही पता नहीं है ना। और फिर मुझे तब से मेरा विश्वास उठ गया कि अगर कोई बच्चा कहता है ना सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें पता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है उसको कुछ नहीं पता। इसी वजह से मैंने कहा कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं सारी बात बता देता हूं, है ना। तो वहां से थोड़ा सा रिलेट हो गया। किसी ने लिखा ना कि सर ये तो हमें आता है, ये दादा लगता है तुम्हें कि आता है, लेकिन कई बार तुम्हें लगता है ये आता है लेकिन वो वैसा होता नहीं है। जैसा तुम्हें आता है वैसा होता नहीं है, और जैसा एक्चुअली होता है वैसा तुम्हें आता नहीं है ना। फिर तुम उसी गलत फहमी में जीत। ये मैंने बता दिया है, थैंक यू बोल देना तुम बात, छोटी चीज बताने के लिए। यस, आ जाओ फिर आगे बात कर लेते हैं, है ना। आगे बात कर, कोई कह रहा है सचिन सर से ऑर्गेनिक पढ़ लिया होगा। ओ भाई देखो आओ, अरे सर बहुत सिंपल सी चीज है, देखो कार्बोनेट और सल्फाइट आयन में कैसे टेस्ट करते हैं ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हालांकि, है ना। थोड़ा सा ये डायग्राम बना के आपको बता दिया। ये आपके पास कार्बोनेट और सल्फेट है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, दोनों आयंस प्रेजेंट है। जैसे ही आप इसमें एसिड ऐड करोगे तो आपको दो गैस निकलेगी, CO2 और SO2। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दोनों गैसेज होती हैं, है ना, ये जो दोनों गैसेज होती हैं ये जो हमारा लाइम वाटर होता है, जो ब्राइटा वाटर होता है, उन दोनों को ही क्या कर देती है, मिल्की बना देती है ना। दोनों को ही मिल्की बना देती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कौन सी गैस रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर Cr2O7, या तो आप एक काम करो इन गैसेस को इस K2Cr2O7 सॉल्यूशन में से पास कर दो। ये सॉल्यूशन कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अगर मान लो ये ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये ग्रीन कलर किसकी वजह से आया होगा, SO2 की वजह से आया होगा, है ना। तो वैसे ही पता लग गया, जैसे ही अगर SO2 की वजह से आया, आपने कहा सर इसमें सल्फाइड आयन तो प्रेजेंट है, पक्का गारंटी है ना। यस, अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, आपको इस भाई बाकी जो सॉल्यूशन बच गया, है ना, बाकी जो सॉल्यूशन बच गया, इस सॉल्यूशन को बॉईल करना है ना। बॉईल करने से ये सारी कहानी उड़ जाएगी। आपके बॉईल करने के बाद गैस तो रहेगी, CO2 तो है ही, और ये जो CO2 बची है अभी भी, क्यों, क्योंकि यहां पर CO2 भी बनी होगी, लेकिन अभी तक आपको CO2 का पता नहीं लगा, अभी तक आपको CO2 का पता नहीं लगा। तो अब आप क्या करोगे, ये जो गैस है उसको लाइम वाटर में से पास करोगे और आपका सॉल्यूशन मिल्की बन जाए। अगर सॉल्यूशन मिल्की बन गया इसका मतलब CO2 था, और CO2 था तो इसका मतलब कार्बोनेट आयन भी रहा होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने पहले इसको लाइम वाटर में से पास किया, अगर यहां K2Cr2O7 की जगह आपने लाइम वाटर पहले ले लिया, तो क्या ये टेस्ट काम करेगा क्या? यस, ईमानदारी से बताओ। अगर आपने पहले, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस बताओ, कार्बोनेट आयन और सल्फाइड आयन में डिस्टिंग्विश करने के लिए जो आपके रिएजेंट्स है उनका सीक्वेंस बताओ, तो सीक्वेंस में पहले K2Cr2O7 या डाइक्रोमेट आयन आना चाहिए। डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन पहले आएगा, तभी आपका जो सल्फाइड है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ CO2 बचेगा, और वो जो CO2 है फिर लाइम वाटर को मिलकर बना देगा। लेकिन अगर आपने पहले इसको लाइम वाटर में से पास करवा दिया, इसी को आपने लाइम वाटर में से पास करवा दिया, तो दोनों ही गैसेस आपके लाइम वाटर को मिलकर बना देगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि CO2 था, है ना। तो जो सीक्वेंस होता है ना, यस, जो सीक्वेंस होता है ना वो ध्यान रखना है। सबसे पहले डाइल्यूट HCl डाला, फिर उसके बाद आप यहां चाहो तो Cr2O7 डाइक्रोमेट ले लो, चाहो तो यहां MnO4- ले लो, वो मैं सारी चीज बता चुका हूं, है ना। मैं सारी चीज बता चुका हूं। Br2 वाटर ले लो, ब्रोमीन वाटर ले लो, Fe3+ का सॉल्यूशन ले लो, वो अलग बात है। मतलब सीक्वेंस में ये पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। तो ये छोटी सी चीज थी, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है। वैसे ही अभी मैंने आपसे कहा, अभी मैंने आपसे कहा कि बाइसल्फाइड और सल्फाइड आयन इसमें कैसे टेस्ट करें, तो इसका एक तरीका तो मैंने बता दिया था अभी, है ना। एक जो टेस्ट था वो तो मैंने आपको करवा दिया था डिस्टिंग्विश करने का, ये वाला कि SO3 2- है, H2O2 डालोगे सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। HSO3- है, उसमें अगर आपने ये H2O2 डाला तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, अगर दोनों ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, अगर दोनों अलग अलग हैं तब तो पता लगा लोगे कि सल्फाइड है या फिर बाइसल्फाइड है, लेकिन आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसमें दोनों प्रेजेंट है ना, दोनों प्रेजेंट है। अब क्या करें, तो उसका भी एक तरीका है हमारे पास, है ना, उसका भी हमारे पास एक, वो क्या तरीका है सर, वो तरीका आपके सामने। आपके पास मान लेते हैं इस सॉल्यूशन में बाइसल्फाइड और सल्फाइड दोनों आयन प्रेजेंट है। सबसे पहले आप इसमें क्या ऐड करोगे, BaCl2 ऐड कर दो डायरेक्ट, है ना।
डायरेक्ट ऐड कर दो BaCl2। जैसे ही BaCl2 ऐड करोगे, जो सल्फाइड है वो क्या करेगा, बैरियम सल्फाइड बना लेगा, और ये जो बैरियम सल्फाइड होता है उसका व्हाइट पीपीटी आपको मिल जाएगा। जैसे ही व्हाइट पीपीटी आया, आप समझ गए कि सर इसमें सल्फाइड तो था, पक्का गारंटी है ना, सल्फाइड तो था, पक्का गारंटी है। ये चीज आपको पता लग गई, ठीक है सर। और सारा का सारा जो सल्फाइड है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब आप क्या करोगे, इसको फिल्टर कर लो। जैसे आपने इसको फिल्टर किया, आपका जो BaSO3 था वो फिल्ट्रेट ऊपर ऊपर रह जाएगा, और नीचे आपको क्या मिलेगा, सल्फाइड आयन बचेगा पीछे सिर्फ। भाई सारा का सारा जो सल्फाइड है वो तो कन्वर्ट हो गया सल्फेट में, इसमें बैरियम सल्फाइड में व्हाइट प्रेसिपिटेट वो अलग हो गया, और पीछे क्या बचा, अभी सिर्फ बाइसल्फाइड बचा। अब इसके अंदर आपने H2O2 डाला। अब अगर आपने H2O2 डाला, यस, अब अगर आपने H2O2 डाला तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, वो रेड कर देगा। क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो ऐसे आप दोनों में पता लगा सकते हो कि इसमें दोनों आयंस प्रेजेंट है। वापस इसमें वही, अगर कोई पहले बोले सर मैं तो पहले H2O2 डालूंगा, मैं पहले बैरियम क्लोराइड नहीं डालूंगा, मैं तो पहले H2O2 डालूंगा, तो क्या वो सही कर रहा है क्या, नहीं तुम ही बता दो। अगर कोई पहले H2O2 डाल दे रहा है तो क्या वो सही काम कर रहा है क्या? यस यस यस, हाँ जी, क्या वो सही कर रहा है क्या? हम्म, बोल नहीं रहे हो तुम। पहले नहीं डाल सकते। अगर तुमने पहले H2O2 डाल दिया, जैसे आपने H2O2 डाला, बाइसल्फाइड क्या करेगा, उसको एसिडिक बना देगा, एसिडिक बन गया। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो आपको ये तो पता है कि बाइसल्फाइड है, लेकिन सल्फाइड है कि नहीं इसका क्या पता। मेरी बात समझ में आई, सल्फाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो, है ना। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, BaCl2 डालो, आपको सल्फाइड का पता लग गया, H2O2 डाला, आपको पता लग गया कि इसमें बाइसल्फाइड आयन भी प्रेजेंट था। बस इसी के साथ हमारा जो बाइसल्फाइड आयन है वो भी हो गया खत्म। यस, बाइसल्फाइड आयन भी हो गया खत्म, मजा आ गया सर। बहुत आसान आसान से टेस्ट चल रहे हैं आज। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे H2O3 जिसका नाम है थायोसल्फेट। क्या नाम है, थायोसल्फेट। ये जो आयन है, ये वाला आयन मैं आपको बता दूं, जो अभी सिलेबस आया है जेईई मेंस 2024 का, मेंस के सिलेबस में इसको मेंशन नहीं कर रखा है ना, और ना ही इसको एडवांस के सिलेबस में मेंशन कर रखा कि थायोसल्फेट आयन। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं इसके, जो आपको पीब्लोक एलिमेंट्स में बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये यहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, इसके थायोसल्फेट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज ये पीब्लोक एलिमेंट के सिलेबस, और पीब्लोक में है तो यहां पर भी रहेगा। बोलो, मेरी बात समझे, है ना। तो ध्यान रखना है, थायोसल्फेट आयन इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है। एक चीज, छोटी सी चीज थी जो इसमें आपको ध्यान में रखनी थी, वो ये था, मैं इसकी सॉलिबिलिटी आपको करवा चुका हूं पहले ही, है ना। सॉलिबिलिटी हम लोगों ने लिख दी थी कि सॉलिबिलिटी में जो फर्स्ट ए थायोसल्फाइड्स होते हैं, सॉरी थायोसल्फेट्स होते हैं, दे आर सॉल्युबल, है ना। कैसे होते हैं वो, सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं सेकंड ए की बात करूं, है ना, सेकंड ए में कौन कौन आता है, बेरिलियम आता है, यस, बेरिलियम का थायोसल्फेट, मैग्नीशियम, है ना, बेटा, मांगे, तार, स्कूटर, और बाप। राजी नहीं करेंगे, है ना, राजी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसकी कहानी अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये जो तीनों होते हैं, दीज आर सॉल्युबल, है ना। ये जो तीनों होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। ये वाला जो स्ट्रोंसियम का बाइसल्फेट होता है सर, जो थायोसल्फेट होता है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है ना। इसका मन तो करता है थोड़ा बोला, है ना, थोड़ा ही मन कर रहा है, लेकिन इसका स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। लेकिन ये जो लास्ट वाला होता है ना, बेरियम, ये कहता है भैया मैं तो भर भर के इनसॉल्युबल, है ना, मैं तो भर भर के इन। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखनी है। डन, बोलो, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, है ना, है ना, बोलो 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 बोलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लो, यही यही चीज यहां लिखी है ना। तो जो आपने लिखी है सॉल्युबिलिटी, ऑल फर्स्ट यार सॉल्युबल, ठीक है, और ये वाले तीन सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है। और इसके बाद देखो ये वाले आपके सामने लिखे हैं, ये जो मेटल्स होती है ना, इसको भी थोड़ा अलग से ध्यान में रखना आपको, है ना। ये जो मेटल्स हैं को भी थोड़ा अलग से ध्यान में रखना है। कौन कौन सी मेटल्स है, बैरियम, बैरियम मैंने आपको लिखवा ही दिया, देखो ये रहा बैरियम, बैरियम वो रहा।
बेरियम जो होता है उसका थायोसल्फेट इनसॉल्युबल होता है, ये हमने लिख लिया। लेड हो गया, एजी हो गया, बिस्मथ हो गया, एचजी हो गया, अरे सीएल नहीं है, ये सीयू है ना, कॉपर हो गया। इसके जो थायोसल्फेट्स होते हैं सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं, और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये सारे के सारे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट है ना। तो जब हम लोग थायोसल्फेट में प्रेसिपिटेट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि काफी सारे प्रेसिपिटेट ऐसे हैं जो व्हाइट कलर के हैं, है ना। आपको दिखेगा कि काफी सारे प्रेसिपिटेट ऐसे हैं जो किस कलर के हैं, व्हाइट कलर के। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे इनसॉल्युबल थायोसल्फेट बनाएंगे, और ये सारे के सारे व्हाइट कलर। बहुत सिंपल सी चीज, बहुत आसान चीज। बोलिए, नोट हो जाए तो मुझे बताना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यस, डन डन डन। हो गया, ठीक है साहब। देखो, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूं आप लोग और ध्यान में रखें, है ना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो थायोसल्फेट आयन की स्ट्रक्चर होती है ना। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें ना, स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो दो स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है, हालांकि ये और उसका टॉपिक है, मतलब आप सब लोग समझदार हैं, ये वाले आप बड़े आराम से बना सकते हो। इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप लोग बना सकते हो। यस, ओ माइनस और ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है ना। दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर 2। मुझे बताइए क्या लगता है आपको, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी होगी जो ज्यादा स्टेबल होगी? हाँ जी, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो ज्यादा स्टेबल है? क्या क्या कहता है आपका दिल? हम्म, कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो ज्यादा स्टेबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या लगता है कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो ज्यादा स्टेबल है? कौन सी, है ना। तो जनरली हम लोग यही सोचते हैं, जनरली हम लोग यही सोचते हैं कि सर यहां पर देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर देखो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, तो सर ऑक्सीजन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, है ना। हमारे दिमाग में जनरली ऐसा ही रहता है, लेकिन भैया ऐसा रहता है तो ऐसे दिमाग से निकाल दो, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज मोर, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज मोर। अरे यार दादा, तुम वो कैसी बात कर रहे हो यार। मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, ऑक्सीजन जो होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सल्फर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके सेकंड शेल में पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की साइज बहुत छोटी होती है, सेकंड शेल की साइज बहुत छोटी है। साइज बहुत छोटी होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन करना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से थोड़ा कम होता है सल्फर के कंपैरिजन, ठीक है ये चीज। तो भैया इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सल्फर की ज्यादा होती है, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज बढ़िया स्टेबल होता है। सल्फर कहता है मेरी साइज बहुत बड़ी है, मेरे यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नाम की कोई चीज नहीं है, आराम से इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा और मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़िया स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन सर एक और चीज भी होती है, सल्फर जो होता है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, और हमने पढ़ा है कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है ना। हमने पढ़ा है ना ये कि जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे पीपाई डीपाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। तो यहां जो सल्फर होता है, सल्फर का जो डबल बॉन्ड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। यस, सल्फर जो होता है वो डबल बॉन्ड जनरली बहुत ही कम बनाता है, बहुत ही कम बनाता है, बहुत कम, है ना। इस बात का आप लोग याद रखें, ठीक है, रहेगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाले जो स्ट्रक्चर है दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब थायोसल्फेट रिएक्ट करेगा किसी के भी साथ, है ना, थायोसल्फेट जब किसी के भी साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस तरह। क्यों ये बॉन्ड मैं इसलिए तोड़ रहा हूं, बिकॉज आप बोलोगे सर सल्फर के स्ट्रक्चर में जो दोनों सल्फर है दे आर नॉट सेम, है ना, है ना, है ना।
मेरी बात समझ रहे हो क्या? सल्फर की स्ट्रक्चर में दोनों जो सल्फर एटम्स है दे आर नॉट सेम। ये बोलेंगे भैया हम दोनों सेम सेम नहीं है ना, हम दोनों सेम नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, ये लेस स्ट्रक्चर, ये लेस स्टेबल। तो ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर दोनों अलग अलग सल्फर हैं। आप चाहो तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह से भी निकाल सकते हो। sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो जब भी थायोसल्फेट की हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये वाला सल्फर अलग भागेगा, यहां से SO3 2 माइनस अलग भागेगा। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चैप्टर वैसे तो इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखो ना, वैसे तो ये इंटरेस्टिंग है चैप्टर, लेकिन इसको रिवाइज करना पड़ता है। जब आप रिवाइज करते हो चीजों को तो आप लोग देखते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में लग जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं इस चैप्टर में आप लोग लगा सकते हो, खूब सारे कॉन्सेप्ट है ना, और पी ब्लॉक तो पूरा इसमें आ जाता है। हाँ, तो आइए सर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट विद एसिड। आपके पास थायोसल्फेट है, आपने इसमें एसिड डाल दिया, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एस और SO2 बनेगा। SO2 की पहचान सारी दुनिया जानती है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, ये फलाना ढिमका सब कुछ हमने पढ़ लिया। और ये जो सल्फर होता है इसका व्हाइट येलो प्रेसिपिटेट बनता है ना, कैसा? व्हाइट येलो। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा है ना, आप पूछोगे सर एक बात बताओ, ये व्हाइट होगा कि येलो होगा? दोनों में से कोई एक बताओ ना। आप बोल रहे हो येलो व्हाइट, येलो और व्हाइट तो अलग अलग होता है ना? यस। तो सर ये येलो होगा या फिर व्हाइट होगा, कैसे पता लगेगा? यस, कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो सॉल्यूशन होता है इनिशियली व्हाइट होता है ना, ये जो प्रेसिपिटेट होता है इनिशियली व्हाइट होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में कन्वर्ट। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर। ये जो सल्फर है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? रोम्बिक सल्फर। और ये जो रोम्बिक सल्फर होता है ये येलो कलर का होता है, बिकॉज रोम्बिक सल्फर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सल्फर का फॉर्म। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई। यस, मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई है। यस, अरे बोलो भाई, बोलो रे बोलो। ये समझे क्या बात मेरी, है ना? तो ये अब कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सर आपने व्हाइट येलो क्यों लिखा है। ये इनिशियली येलो होता, व्हाइट होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप इसको पड़े रहने दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है येलो में, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर, एंड विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, है ना, जो कि ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है सल्फर की। बहुत अच्छी बात। अभी मैंने आपको जो थायोसल्फेट था उसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी। अगर आपको याद हो तो हमने थायोसल्फेट की स्ट्रक्चर बनाई थी। जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये जो सल्फर है वो ये वाला सल्फर है, यहां से SO3 2 माइनस बना, और ये जो SO3 2 माइनस है एसिड की प्रेजेंस में SO2 गैस रिलीज। अगर कोई तुमसे पूछ भी ले ना कभी गलती से, है ना, अगर तुमसे कभी कोई पूछ भी ले कि ये जो सल्फर रहा होगा वो ये वाला सल्फर था कि ये वाला सल्फर था, आप बोलोगे सर ये वाला पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। सल्फर सल्फर पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो सल्फर बोलेगा टाटा बाय बाय, सल्फर बाहर चला जाए। दिस सल्फर इज दिस सल्फर। और ये पीछे क्या बना? SO3 2 माइनस। SO3 2 माइनस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? SO2 गैस रिलीज। मेरी बात समझ गए? बोलो 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 बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है ना? तो यहां से एक और छोटी सी चीज भी आप लोग और ध्यान में रख सकते हो, है ना? क्या ध्यान में रख सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ, ये जो सल्फाइड आयन यहां से निकला है SO3 2 माइनस, और साथ में ये वाला जो सल्फर है, अगर इन दोनों को मिला के हम लोग बॉइल कर दें तो क्या हमें मजा आ जाएगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? तुम्हारा थायोसल्फेट आयन बन जाएगा, है ना? तुम्हारा थायोसल्फेट आयन, यस यस यस, थायोसल्फेट आयन बन जाएगा, है ना? H2O3 2 माइनस बन जाता है। सर यहां पर जो सल्फर है ना, यहां पर जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, है ना? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। तो सर अगर मान लो ये ऑक्सीडेशन स्टेट SO3 2 माइनस है, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? SO4। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 माइनस। इसमें SO4 2 माइनस में। अब मुझे एक बात बताओ, SO4 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यस, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सर अभी हमने पढ़ा है यहां पर +4 है तो यहां पर +6 है, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन के लिए आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले सकते हो, यस। आप इसमें चाहो तो H2O2 ले सकते हो बेटा, है ना? आप इसमें ब्रोमीन वाटर भी ले सकते हो। ये इसका ऑक्सीडेशन कर। और सबसे बढ़िया चीज बताऊं, ये जो सल्फेट आयन है अगर आपने इसका रिडक्शन करवा दिया, है ना, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में? कार्बन की प्रेजेंस। कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको सल्फाइड आयन में कन्वर्ट कर। देखो कितनी प्यारी रिएक्शन है, मतलब एक रेडिकल दूसरे रेडिकल में कितना जबरदस्त तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। यस,
एक रेडिकल दूसरे रेडिकल में बढ़िया कन्वर्ट हो रहा है, सल्फेट आयन और साथ में सल्फर, इसको अगर आपने बॉईल कर दिया तो थायोसल्फेट बन जाएगा। ये जो सल्फेट है इसका अगर आपने, सल्फाइट है इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया तो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और सल्फेट का वापस रिडक्शन अगर कार्बन के साथ करवा दिया सल्फाइड आयन बना देता है। एक रेडिकल दूसरे रेडिकल में कन्वर्ट। बहुत शानदार रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। डन। ठीक है ठीक है ठीक है। यस यस यस, चलें आगे चलें। नोट किया बेटा आप लोगों ने? अरे बोलो भाई, यस नोट किया क्या? ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, इसकी कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन पीपीटी। काफी सारे रिएक्शंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन एक जैसी होगी। तो टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी, और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बैरियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के साथ टेस्ट। अभी हम लोगों ने बात किया कि आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें 22 थायोसल्फेट आयन प्रेजेंट है। कैल्शियम क्लोराइड अगर आपने ऊपर से डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, तो कोई पीपीटी नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देख ये अगर कैल्शियम क्लोराइड इसमें डालोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम का थायोसल्फेट बनेगा। और अभी लिखवाया था कैल्शियम का थायोसल्फेट क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो अगर सॉल्युबल है इसका मतलब कोई पीपीटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसमें बैरियम क्लोराइड डाला तो जो बैरियम का थायोसल्फेट होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, मतलब एकदम से पता लग जाएगा, एकदम से पता लग जाएगा कि थायोसल्फेट है या फिर सल्फाइड आयन है। क्योंकि सल्फाइड आयन जो होता है, सल्फाइड आयन जो होता है वो तो दोनों ही केसेस में व्हाइट पीपीटी देता है, लेकिन जो थायोसल्फेट आयन होता है वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ कोई पीपीटी नहीं देगा, लेकिन बैरियम क्लोराइड के साथ पता लग जाएगा खट से कि थायोसल्फेट है या फिर सल्फाइड आयन। यस याद आया? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सल्फेट में सल्फाइड आयन की रिएक्शंस लिखी थी, ये वाली दोनों कलर में प्रेसिपिटेट बन रहा था। अरे बोलो ना यार, भाई बोल ही नहीं रहा यार, ऐसा लग रहा है कोई पढ़ ही नहीं रहा हो जैसे। आना तो बोल दो यार, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ना? कितनी बार पढ़ोगे भाई की रिएक्शन को? आओ जी आगे बढ़ते हैं, और अगली रिएक्शन देख के आपका दिल खुश हो जाने वाला है, मैं गारंटी दे सकता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखो, ये है टेस्ट विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। हम लोगों ने बात करी थी कि जो Ag के थायोसल्फेट्स होते हैं, Ag के जो थायोसल्फेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल। करवाया था ना आपको, देखो ये लिखा हुआ दिखाया था ना कहीं पर, ये रहा देखो। Ag के जो थायोसल्फेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल। यस, Ag के थायोसल्फेट्स आर इनसॉल्युबल, लेकिन कब इनसॉल्युबल होंगे? सुनना मेरी बात। आपने क्या किया? टेस्ट ट्यूब लिया। यस, टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है बेटा? थायोसल्फेट आयन प्रेजेंट है। आपने इसमें ऊपर से डाल दिया AgNO3, तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वाला Ag का थायोसल्फेट बनेगा AgS2O3 होल थ्राइस 3-। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये तो सॉल्युबल होता है, लेकिन आप इसमें जैसे ही थोड़ा सा और AgNO3 डालोगे, आपका Ag का थायोसल्फेट बनेगा विच इज व्हाइट कलर। यस 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 दादा, बोलना पड़ेगा। यस, बोलना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए क्या? मेरी बात समझे कि नहीं समझे तुम लोग? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इनिशियली आपको कोई विजिबल चेंज नहीं दिखाई देगा, है ना? आप थोड़ा सा AgNO3 और डालोगे ना, एक्सिस में AgNO3 डालोगे, तब जाके आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया, आप इसमें क्या करो? हाइपो डाल दो। सर ये वाली जो चीज है ना सर, ये बहुत जबरदस्त चीज है। हाइपो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोडियम का जो थायोसल्फेट होता है उसको हाइपो बोला जाता है ना? सोडियम का जो थायोसल्फेट है दैट इज नोन एज हाइपो सॉल्यूशन, इसको हाइपो सॉल्यूशन बोला जाता है। आपने अगर इसमें हाइपो सॉल्यूशन डाला तो वापस ये चीज बन जाएगी, और ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इट इज सॉल्युबल। ठीक है, इट इज सॉल्युबल। ये जो Ag का थायोसल्फेट है, Ag के थायोसल्फेट को हीट करने से Ag2S बनता है, जो कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और एक और बढ़िया चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। देखो थायोसल्फेट को हीट किया, किसमें कन्वर्ट हो गया? सल्फाइड में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप थायोसल्फेट को हीट करोगे, जब भी आप थायोसल्फेट को हीट करोगे तो क्या देगा? वो सल्फाइड देगा। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो यहां से हमें पता लगती है। Ag2S सारी दुनिया जानती है यार, Ag2S जो होता है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये 10वीं क्लास में भी पढ़ाया जाता है ना? ये 10वीं क्लास में भी पढ़ा लिया जाता है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये जो Ag का थायोसल्फेट है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन HNO3 अमोनिया सॉल्यूशन Cn- एंड हाइपो सॉल्यूशन में, देखो ये रहा हाइपो सॉल्यूशन में सॉल्युबल है, बिकॉज ये वाला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन।
अरे बोलो, डन डन। तो अभी बहुत सारी रिएक्शंस और आएंगी, है ना। इसका क्या लेना आपको, एक्वस सस्पेंशन लेना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशन। अभी बहुत सारी रिएक्शंस और आएंगी, 2-3 रिएक्शन ऐसी और आएंगी जब मैं थायोसल्फेट को हीट करूंगा। आप बोलोगे सर जैसे ही आप थायोसल्फेट को हीट करोगे मैं बोलूंगा सल्फाइड बनेगा। जैसे मान लो यहां लेड का थायोसल्फेट हो, उसको हीट करने से लेड का सल्फाइड बन जाएगा, पीबीएस बन जाएगा, है ना। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन आपके सामने एक और आ रही है, टेस्ट विद लेड नाइट्रेट। बिल्कुल सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन। यहां पर देखो AgNO3 लिखा है, जहां Ag लिखा है उसकी जगह Pb लिख दो, बाकी सारी रिएक्शन सेम। सबसे पहले आपने जैसे लेड नाइट्रेट डाला, Pb का थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर आपने एक्सेस में लेड नाइट्रेट डाल दिया तो Pb का थायोसल्फेट बनेगा जो कि व्हाइट पीपीटी है। अगर आपने एक्सेस में हाइपो डाल दिया तो वापस आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाए। सेम रिएक्शन, जहां Ag लिखा है सिर्फ वहां आपको Pb लिखना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देख लो भले सेम है। ये जो लेड का थायोसल्फेट है, अगर आपने इसका एक्वस सस्पेंशन लेके हीट किया, अभी मैंने आपसे कहा थायोसल्फेट को हीट करने से क्या बनता है, सल्फाइड बनता है, पीबीएस बन जाएगा, जो खुद कैसा होता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, चेक कर लो, देखिए एक बार। यस यस यस, चेक कर लो जरा, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, है ना। देखो सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि AgNO3 में Ag की वैलेंसी 1 होती है, जो लेड नाइट्रेट होता है उसमें लेड की वैलेंसी 2 होती है। सिर्फ इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं है। वैलेंसी का ध्यान रखना है, कलर में कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले सॉल्युबल होगा, एक्सेस डालोगे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, हाइपो डालोगे वापस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जो थायोसल्फेट बना है उसको हीट किया तो सल्फाइड बनेगा। Ag का अगर थायोसल्फेट था तो Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा, और अगर लेड का थायोसल्फेट था तो पीबीएस उसका थायोसल्फेट, पीबीएस लेड का सल्फाइड बन जाएगा, जो भी कैसा होगा, ब्लैक कलर का ही प्रेसिपिटेट। दोनों सेम है, दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, गिलेना बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो दोनों रिएक्शन सेम हुई कि नहीं हुई, बताओ देखिए। यस, बोल नहीं रहे हो आप लोग, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। बिल्कुल सिमिलर एक और रिएक्शन बनाऊंगा अभी, ऐसी ही एक और रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, फटाफट से इसको नोट कर लो। हाँ, बिल्कुल ऐसी एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, नोट कर लो इसको। यस यस यस, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं। ये जो हाइपो सॉल्यूशन होता है, हाइपो सॉल्यूशन, ये यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, यूज्ड इन फोटोग्राफी, है ना। जो ये फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, इसको फोटोग्राफिक फिक्सर भी बोला जाता है, फोटोग्राफिक फिक्सर, है ना। फोटोग्राफ को फिक्स करने के लिए उसमें हाइपो सॉल्यूशन डाला जाता है ना। अगर आप हाइपो सॉल्यूशन नहीं डालोगे तो जो आपका फोटोग्राफ होगा ना, वो पुरानी वाली फोटोग्राफ्स होती थी ना, जो को फिक्स करने के लिए रील आती थी, उसको सॉल्यूशन में डालते थे, EGBR, उसमें हाइपो डालते थे। अगर आपने ये नहीं डाला ना, ये अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपकी जो फोटो आएगी वो ब्लर आएगी, है ना, एकदम बढ़िया नहीं आएगी। तो ये उस फोटोग्राफ को फिक्स करने में काम में आता है, ध्यान देना है, यूज्ड इन फोटोग्राफी, यूज्ड इन फोटोग्राफी। और ये जो चीज है ये फॉर्म्ड इन फोटोग्राफी, फॉर्म्ड इन, दोनों में डिफरेंस है दादा, दोनों में डिफरेंस है। यस, दोनों में डिफरेंस है। ये तो यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, और ये फोटोग्राफी में बनता है ना। जब हाइपो सॉल्यूशन डाला जाता है, AgBr होगा, हाइपो सॉल्यूशन डालोगे तो ये चीज बनेगी, Ag का थायोसल्फेट बनेगा, Ag का थायोसल्फेट बनेगा, Ag का थायोसल्फेट बनेगा, फॉर्म्ड इन फोटोग्राफी, दिस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। इसको यूज किया जाता है फोटोग्राफ को फिक्स करने के लिए। जब आप हाइपो डालते हो, जब आप हाइपो डालते हो उस फोटोग्राफिक मिक्सचर में, तब जाके ये बनता है फॉर्म्ड इन फोटोग्राफी, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर, डन डन डन। चलिए साहब आगे चलते हैं फिर। बिल्कुल सिमिलर एक और रिएक्शन है, टेस्ट विद HgNO3 होल ट्वाइस एंड BiNO3 होल थ्राइस। देखो Hg की वैलेंसी 2 है, Bi की वैलेंसी 3 है,
बिल्कुल सेम वही चीज मिलेगी, बिल्कुल सेम वही चीज मिलेगी। अगर आपने HgNO3 डाला, पहले सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको अगर आपने एक्सेस में डाल दिया तो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा किसका? थायोसल्फेट, Hg का थायोसल्फेट बनेगा, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। थायोसल्फेट को बॉईल करने से हमेशा सल्फाइड बनता है, HgS बनेगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। अगर आपने एक्सेस में हाइपो डाल दिया तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, काम ही खत्म, है ना, काम ही खत्म हो। सेम रिएक्शन, कोई डिफरेंस नहीं, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं। और वहीं पर अगर मान लो आपने बिस्मथ का, या NiNO3 ट्वाइस आएगा, अगर आपने बिस्मथ का नाइट्रेट लिया तो वापस से सबसे पहले इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। वापस से अगर आपने ये चीज एक्सेस में डाल दी, एक्सेस में डालने से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बिस्मथ का थायोसल्फेट बनेगा। आप इसको फिर से हीट कर दो, आप इसको बॉईल कर दो तो बिस्मथ का सल्फाइड बन जाएगा जो कि ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। एक्सेस में अगर आपने थायोसल्फेट डाला तो आप एक्सेस में अगर आपने हाइपो डाला तो आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन। बाकी सब कुछ सेम है बिल्कुल। ये जो 3 टेस्ट हैं ये बिल्कुल सेम है। 3 क्या 4 ही हो गए तो, है ना, 3 नहीं है 4 ही हो गए, बिल्कुल सब कुछ सेम है। देखो यहां से स्टार्ट किया AgNO3, Ag का नाइट्रेट, फिर उसके बाद Pb का नाइट्रेट, फिर उसके बाद Hg का नाइट्रेट और फिर बिस्मथ का नाइट्रेट, तीनों सेम हो गए। यस यस यस। और सबसे अच्छी बात यह है 3 प्रेसिपिटेट जो है वो ब्लैक है, सिर्फ बिस्मथ का जो आपका सल्फाइड आया था वो ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है ना, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है इसमें भी। मेरी बात समझ गए? HgS बनेगा जो कि ब्लैक कलर का होता है, और यहां पर बिस्मथ का सल्फाइड बनेगा जो खुद कैसा होता है? ब्राउनिश ब्लैक कलर का। बताइए, है ना? इसका फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ क्या? Bi2S3 लिख दो ना, बिस्मथ का सल्फाइड होगा Bi2S3। डन डन, यस। तो बेटा नोट कर लेना इसको भी, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे के बाद। हाँ नोट कर लेंगे। ब्राउन या ब्लैक, इसमें बड़ा डाउट है भैया, है ना, इसमें बहुत जबरदस्त चीज है, ये भी बहुत जोरदार है। ब्राउन या ब्लैक, बेटा ब्राउनिश ब्लैक होता है ना। आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब बिस्मथ का सल्फाइड बनता है ना, तो कुछ जगह पर वो बनता है, कुछ जगह पर मिलता है वो ब्राउनिश कलर का, कुछ जगह पर मिलता है वो ब्लैक कलर का, कुछ जगह पर ब्लैक कलर का, कुछ जगह पर, कॉम्पोजिशन का फर्क होता है। जैसे मान लो आप ऐसे बोलते हो ना, पहाड़ों के नींबू बड़े कलर के बड़े होते हैं, है ना, और प्लेन्स के जो नींबू होते हैं वो छोटे। डिफरेंस है ना, क्योंकि उनकी प्रजाति अलग है, कॉम्पोजिशन अलग अलग है, इस वजह से। तो जो ओर्स होती है, ओर्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कहां से आपने उसको। भाई जो ओर्स होती है वो माइनिंग करके निकाली जाती है ना, माइनिंग से निकलती है। जो कुछ जगह पर कॉम्पोजिशन नीचे डिफरेंट हो सकता है, तो हो सकता है ब्लैक कलर का दिखाई दे, कुछ जगह पर कॉम्पोजिशन ऐसा हो सकता है जो ब्राउनिश कलर का दिखाई दे। इसी वजह से ब्राउनिश ब्लैक लिखा है ना, इसी वजह से ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं थायोसल्फेट की रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, है ना, रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। आइए रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में देखो जी। तो थायोसल्फेट होता है, इसका आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की। तो सर ऐसा क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, ये जो थायोसल्फेट है इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है। मान लो आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हो आप लोग, ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी ये चीज, यस, रेडॉक्स रिएक्शन में भी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि थायोसल्फेट का जब ऑक्सीडेशन होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तब बनता है टेट्राथायोनेट आयन। क्या बनता है? टेट्राथायोनेट आयन। क्या बनता है? टेट्राथायोनेट आयन। और ये जो टेट्राथायोनेट आयन होता है, आप चेक कर लेना, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 मिलेगी, है ना, 2.5 मिलेगी। अब यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? I2 का सॉल्यूशन हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, कॉपर सल्फेट। These are mild oxidizing agent। लेकिन अगर मान लो तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ये जो थायोसल्फेट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? सल्फर प्लस SO4 2-, है ना। SO4 2- में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है। यस, +6 होता है, +6 होता है। मेरी बात समझ गए? हाँ जी। ठीक है ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने रेडॉक्स में भी ये चीज पढ़ी होगी। एक यहां से इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है टेट्राथायोनेट आयन के बारे में। यस, इसमें आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को पूछेगा सबसे पहली चीज तो, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, आप बोलोगे सर
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2.5 आ रही है, लेकिन बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आती है तो आप लोग क्या बोलते हो, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सी है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ ले, मुझे एवरेज नहीं चाहिए, आप तो मुझे ये बता, तो मुझे ये बता एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सल्फर की। हाँ, ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन। तू तो ये बता एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। अगर आपको एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मेरे भाई आपको इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। यस, और टेट्राथायोनेट आयन की जो स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से आप लोग जानते हो क्या, S4O6 2-, ये है तुम्हारा टेट्राथायोनेट आयन। ये वाली देखना जरा, दिस इज योर टेट्राथायोनेट आयन। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी 0 है। देखो यहां पर -2 +2 -2 +2 -1 +1 कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। वैसे ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होगा, +5। जोड़ दो दोनों को, +5 +5 10 हो गया। कितने सल्फर, 4 सल्फर, 10/10 एवरेज कितना आया, 10/4 एवरेज कितना आया, 2. समझे क्या बात को। यस, 5005 ये इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, सुनना मेरी बात, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें टेट्राथायोनेट आयन का एन फैक्टर कितना है। हाँ जी, ये बताओ। रिडॉक्स रिएक्शन से आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, है ना। आप मुझे ये बताओ, जो ये जो सल्फाइड थायोनेट आयन है, यस थायोसल्फेट आयन है, इस थायोसल्फेट आयन में और ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसमें इस थायोसल्फेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, एन फैक्टर कितना है, ये बताओ तुम। एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी बताओ, एन फैक्टर कितना होगा। यस यस यस, कितना। यस, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 से 2.5 में जा रहा है ना, 2 से 2.5 में जा रहा है सर, 0.5 का चेंज है एक सल्फर के लिए। लेकिन इसके एक मोल में सल्फर के 2 एटम हैं और जो एन फैक्टर होता है वो हमेशा 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के लिए डिफाइन होता है। तो इस एक मोल में सल्फर के 2 एटम है, एक एटम के लिए 0.5 का चेंज है, तो 2 एटम के लिए कितने का चेंज आ जाएगा, 1 का चेंज आ जाएगा। इस वजह से ये जो सल्फर जो थायोसल्फेट है इसका एन फैक्टर इस केस में कितना है, 1 है, ध्यान रखना है ना। ये आप लोगों ने रिडॉक्स में भी इस पे खूब सारे क्वेश्चंस किए। और ये वाली टाइट्रेशन भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आयोडोमेट्री नाम सुना है, आयोडोमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ I2 विद थायोसल्फेट आयन। आप लोग आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री दो अलग अलग चीज पढ़। सबसे पहला हम लोग टेस्ट पढ़ रहे हैं, टेस्ट विद I2 सॉल्यूशन और KI3, है ना। थायोसल्फेट का हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन या फिर KiO3 सॉल्यूशन के साथ। एक्चुअली आयोडीन सॉल्यूशन नहीं होता है ना, Ki होता है। होता क्या है, पहले I2 है उसमें आपने Ki डाला तो KI3 बन गया, और जो KI3 होता है उसमें K+ और I3- साइन प्रेजेंट होता है। I3- मैंने आपको बताया था I- + I2 होता है ना। और ये जो I3- होता है किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन कलर का I3- जैसे ही आप इसमें थायोसल्फेट ऐड करते हो टेट्राथायोनेट आयन बन जाएगा, जो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। I3- ब्राउन था, उससे I- बना, विच इज कलरलेस, विच इज कलरलेस। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पर I- तो था ही पहले से, I3- का मतलब क्या हो गया सर, इसमें I- + I2 था, तो जो I- है वो तो एज इट इज I- में जा ही रहा है। ये जो I2 है इसका खुद का भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो गया, 2 से 2.5 में चला गया, और ये -1 से 0 से -1 में। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कलर जो होता है, कलर ब्राउनिश से कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश से कलरलेस हो जाएगा। नीचे आपके सामने भी लिखा है, ये जो हाइपो है, दिस इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ आयोडोमेट्री। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि सर ये जो I2 होता है, यस I2 का स्टार्च के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। यस, वो ब्लू कलर का होता है। और जैसे ही टाइट्रेशन खत्म होती है ना, I2 की टाइट्रेशन जैसे ही थायोसल्फेट के साथ खत्म होगी, वैसे ही आपका जहां एंड पॉइंट आएगा, जहां आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो आयोडीन कॉम्प्लेक्स होगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो वही इंडिकेटर की तरह काम, याद है, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आई क्या। यस 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 बेटा, कितने लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर में, अगर ये चीज सोचते रहोगे ना, ये चीज सोचते रहोगे तो ये चैप्टर आपको बर्डन लगेगा, बोझ लगेगा।
ये बोझ लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये मत पूछो कि कितने कितने लेक्चर लगेंगे, कब खत्म होगा। जितने लेक्चर में होगा उतने लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। मैं बिल्कुल भी भगा नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्शन लिख के छोड़ दी, उस रिएक्शन में जो और भी बाकी सारी चीजें आ रही है उनके बारे में अलग अलग चीजें मैं आपको बोल भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश, है ना, जिससे कि आपको चीजें ऐसा ना लगे कि यार बिल्कुल ही एकदम कहानी खत्म ही होगी, है ना। आ जाओ अगली रिएक्शन। ये भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन ही है, Fe3+ है यहां पर देखो, है ना। और Fe3+ जो है उसका येलो सॉल्यूशन होता है, सारी दुनिया जानती है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, थायोनेट आयन के साथ, थायोसल्फेट के साथ, तो Fe2+ और S4O6 वापस से यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहां 2.5 हो गया, तो यहां जो H2O3 है सर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से माइल्ड वाले हैं, अभी बताया था FeCl3 माइल्ड होता है ना, I2 जो होता है वो भी माइल्ड होता है, तो ये माइल्ड वाले हैं। तो H2O3 से क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये S4O6 टेट्राथायोनेट। ये बात समझ रहे हो, अरे बोलो ना भाई। तो ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन होता है इनिशियली ये डार्क वॉलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसको अगर आपने पड़ा रहने दिया, ऑन स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पड़ा रहने दिया, तो अगर आपने इसको पड़ा रहने दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्रीन कलर के कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Fe2+, है ना, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Fe2। तो जब जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तब तब हमेशा आपका S4O6 ही बनेगा। दोनों में चेक कर लो, भले यहां पर भी यही हुआ था, यहां पर भी जो H2O3 था वो S4O6 में गया था। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है ये वाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इसको अलग अलग रिएक्शन को 3 अलग अलग रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ ये वाली चीज ध्यान में रखनी थी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपको ये पता है कि 3 माइल्ड है, वहां से पता लग गया कि जो थायोसल्फेट होगा वो टेट्राथायोनेट में जाएगा, एक काम तो खत्म हो गया। अब सिर्फ कलर याद रखना है ना। तो Ki3 जो होता है ब्राउनिश होता है, वो कलरलेस हो जाएगा, ये येलोइश होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, बीच में क्या बनेगा, डार्क वॉलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे आप थोड़ा सा रिएक्शन को मतलब अपने लिए थोड़ा सा बर्डन कम कर सकते हो रिएक्शन को याद रखने वाला। और सेम रिएक्शन देख लो, ये रहा कॉपर सल्फेट के CuSO4, Cu2+ है, ये टेट्राथायोनेट आयन, हमें पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस, ये ऑक्सीडाइज रिडक्शन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पहले कॉपर का थायोसल्फेट बनेगा, यस, और साथ में टेट्राथायोनेट आयन बनेगा, जो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। यहां पर आप लोग चेक कर लो क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना। तो वापस से देखो, ये जो आपका थायोसल्फेट था थायोनेट आयन में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर 2+ से कॉपर +1 में कन्वर्ट हुआ है ना। अब ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और अगर मान लो आपने इसमें हाइपो सॉल्यूशन डाल दिया तो ये सॉल्युबल होता है आपका हाइपो में, है ना, ये सॉल्युबल होता है हाइपो में। तो एक बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लेक्स बनता है, देखो जरा, बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लेक्स बनता है। हमने ऐसे कॉम्प्लेक्स बहुत ही कम लिखने, बहुत ही कम पढ़े, है ना। लो भाई लिखो, कौन सी स्लाइड नहीं लिखी है बताओ जरा, लिखने का वेट कर लेते हैं आपकी। और तो क्या, मतलब तुम लोग कितने दोगले हो ना। आप पूछोगे सर कैसे, परिभाषित कीजिए कि हम लोग दोगले हैं, प्रूव कीजिए। एक तो आप लोग कहते हो सर सिलेबस कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ना, कब होगा सर, ये कब होगा सर, ये कब होगा, कब खत्म करवा दोगे। और जैसे ही मैं एक स्लाइड थोड़ी सी तेज आगे पढ़ा दूं, जो पिछली वाली स्लाइड से रिलेटेड हो, थोड़ी सी मैं आगे पढ़ा दूं, इतने में तुम कह देते हो सर लिखने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। अरे तो यार दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी, तुम सिलेबस जल्दी चाहते हो लेकिन लिखने का पूरा टाइम भी चाहिए, क्या करें मास्टर, है कैसे करवाए मास्टर बताओ। अरे अब मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है यार, दोनों चीज कैसे हो, है ना, मतलब कैसे करें दोनों चीज। भाई लिखने का अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम दूंगा तो सिलेबस धीरे धीरे बढ़ेगा, सिलेबस धीरे बढ़ेगा तो तुम बोलो सर सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ, आपने जल्दी नहीं करवाया, कब खत्म करवाओगे, कब कराओगे, कर कराओगे। अरे यार क्या करे बेचारा मास्टर, है जान ले लो यार तुम मास्टर की। मैं सोच रहा था आज नाइट्रेट आयन हो जाएगा, साला थायोसल्फेट आयन खत्म होने के लाले पड़ रहे हैं, बताओ, है ना। आ जाओ। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी है ना, हाइंस प्रूव ना, प्रूव हो गया ना अभी, है प्रूव हो गया ना अभी। अभी मैं उसके वीडियोस देख रहा हूँ, कौन है वो, स्नील ग्रोवर, ग्रोवर है ना वो, क्या उसमें आया था ना, इन्वेस्टमेंट, लोगों को इन्वेस्टमेंट देता था वो, मैं वीडियोस देख रहा हूँ आज, कभी कभी देख लेता हूँ।
और वो जो दोगलापन उतारता है ना लोगों का, उससे मैं सीख रहा हूं, क्योंकि हमारे फील्ड में बहुत जरूरत है ना, दोगलापन उतारने की। हाँ आओ जरा, हाँ आओ जी। देखो अगली जो रिएक्शंस है, इन सारी रिएक्शंस में आप लोग क्या करोगे, जो S2O3 है, इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाओगे। देख लो भले, आपके सामने लिखे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहा ब्रोमीन वाटर की भी होता है, क्लोरीन वाटर तो इससे भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सब में रिएक्शन सेम है, हाँ शार्क टैंक में आया था, बिल्कुल सही, सब में सेम रिएक्शन है भाई। एक ही चीज को कितनी बार पढ़ोगे, ये अगर यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ थायोसल्फेट किस में जाएगा, सल्फर प्लस SO4 में जाएगा। सब में देख लो, सब में चेक कर लो, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब में सेम प्रोडक्ट बन रहा है। इन सब का रिडक्शन होगा, एसिडिक मीडियम आपने लिया है, यस, आप क्या करोगे, Mn+7 से +2 में भेजोगे। सर ये पिंक होता है सर, ये वॉलेट होता है सर, ये लाइट पिंक हो जाएगा या फिर कलरलेस हो जाएगा। सर ये वाला ब्राउन ऑरेंज कलर का होता है सर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये तो आपको पता है ब्राउन है, ब्राउन से क्या हो जाएगा, मेरी बात तुम लोग समझ रहे? यस, सेम रिएक्शन है भाई। अब मत कहना कि सर ये रिएक्शन रटनी पड़ेगी, अलग अलग याद रखना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, क्या तुम्हें अलग अलग रिएक्शन याद करने की जरूरत है क्या? अरे बोलो, सब में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, और वो जो है ये तीनों चारों रिड्यूस होके क्या बनाएंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एसिडिक मीडियम के लिए डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है, HCl यूज नहीं किया जाता, बिकॉज HCl एक खुद अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है ना। HCl खुद अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद दूसरे को रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। ये HCl खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन कौन करना चाहिए था, ये। अगर आपने इसमें डाइल्यूट H2SO4 की जगह एसिडिक मीडियम के लिए HCl यूज कर लिया ना, अगर आपने HCl यूज कर लिया तो साला HCl खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये बोलेगा तू भाई थायोसल्फेट रुक जा एक बार, मैं खुद ही इसको निपटा दूंगा। ये HCl इन सबको खुद निपटा देगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं थायोसल्फेट इनको निपटाए। लेकिन अगर आपने इसमें HCl यूज कर लिया, तो भैया कहानी खत्म है, फिर कहानी खत्म है। HCl बोलेगा तेरे से पहले मैं निपटा दूंगा इनको, क्योंकि HCl अपने आप में एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं थायोसल्फेट इनको निपटाए। थायोसल्फेट को अगर इससे निपटवाना है तो यहां HCl मत यूज करो, डाइल्यूट H2SO4 यूज करो। समझे क्या, कितना कॉन्सेप्चुअल है, जबरदस्त चीज है भैया, हर चीज एकदम जोरदार वाली है, समझो तब, है ना, नहीं तो फिर ठीक है। यहां पर देखो ये लिखा ना H2O + Cl2, ये होता है क्लोरीन वाटर, तो क्या बोला जाता है, क्लोरीन वाटर। ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ये ब्रोमीन वाटर से भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, ये क्यों नहीं यूज करते, ये इसलिए नहीं यूज करते कि इसमें जब आप रिएक्शन करवाते हो ना, तो कोई विजिबल चेंज दिखाई नहीं देता आपको। भाई ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमने कहा कि ये कलर आपका ब्राउन कलर का है और वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में, लेकिन अगर आपने क्लोरीन वाटर यूज किया, ये इसको ऑक्सीडाइज तो कर देगा, लेकिन खुद में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई विजिबल चेंज दिखाई नहीं देगा। जब खुद में विजिबल चेंज दिखाई नहीं देगा तो हमें पता नहीं लगेगा कि रिएक्शन हुई है या फिर नहीं। इसी वजह से हम लोग क्लोरीन वाटर को यूज नहीं करते। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके देखो, एक बनाता है HOCl, क्या बनाता है, HOCl, सारी दुनिया जानती है, हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये, है ना, हाइपोक्लोरस एसिड होता है जो अनस्टेबल होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। नवजात ऑक्सीजन क्या है, नवजात ऑक्सीजन है, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, और इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर कोई तुमसे पूछ लेना कि क्लोरीन वाटर का ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसकी वजह से है, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ रही मेरी बात, यस, कोई दिक्कत नहीं है, यहां क्लियर है, आगे चल सकते हैं। हाँ जी, ये नवजात हाइड्रो ऑक्सीजन है। एक और टेस्ट के बारे में बात करने वाले, सिर्फ एक टेस्ट, लास्ट टेस्ट बचा है, और वो है टेस्ट विद KCN।
है ना। लास्ट टेस्ट है आज थायोसल्फेट का, और वो है टेस्ट विद केसीएन। केसीएन में सीएन माइनस आयन प्रेजेंट होगा, है ना। साथ में सॉल्यूशन लेना है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। अभी मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों लिया है, एसिडिक मीडियम क्यों नहीं ले सकते। थायोसल्फेट आयन इस सीएल माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, थायोसाइनेट आयन बनाता है। आपको इसमें ऊपर से डालना होता है FeCl3, तो एक बहुत ही शानदार कलर आपको दिखाई देगा जो होगा ब्लड रेड कलर का, है ना। फेरिक थायोसाइनेट बनता है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। फेरिक थायोसाइनेट का कुछ जगह पर फॉर्मूला ये भी लिखा होता है ना। इसी वजह से मैंने दोनों फॉर्मूले लिखवा दिए, ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों फॉर्मूले कुछ भी लिखे हो आपको पता होना जरूरी। यस 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 यस, अरे बोलो। ये ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है ना। ये कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, है ना। ऑर्गेनिक में जब आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते थे, थायोसाइनेट आयन का पता लगाते थे, इसमें ये पढ़ते थे, है ना। ये चीज आप लोग पढ़ते थे। डन 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 डन। ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, यस ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन पता दिक्कत क्या है, इसमें अगर मान लो आपने गलती से एसिडिक मीडियम यूज कर लिया एल्कलाइन की जगह, अगर आपने एसिडिक मीडियम यूज कर लिया तो मेरे भाई होगा क्या, आपने इसमें Cn माइनस डालना, KCl। एसिडिक मीडियम यूज किया तो एसिडिक मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, H+, और आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या प्रेजेंट है, Cn माइनस। भाई HCN की फ्यूम्स निकलेगी, HCN की फ्यूम्स निकलेगी, और जो HCN की फ्यूम्स होती है पॉइजनस होती है, निपट जाओगे। कैसी होती है, पॉइजनस होती है, निपट जाओगे। ध्यान रखना मीडियम कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम ही यूज आपको करना है, ठीक है ना, समझ गए। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, यस पॉइजनस होती है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम ही आपको यूज करना होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम ही आपको यूज, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इस ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स का कलर भी इंपॉर्टेंट है। इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे ना, अरे भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ के आए, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो इसको इसमें कन्वर्ट किया है, हो सकता है इससे आप हाइब्रिडाइजेशन ना निकाल पाओ, देखो इससे निकाल लोगे। ये वीक लिगेंड निकाल लेना, Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या क्या दिक्कत है ना। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ निकाल लोगे। बोलो सर बहुत मजा आ गया सर, एक छोटी सी चीज और पढ़ा दो सर, और वो है हीटिंग इफेक्ट, है ना। हम लोग क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, इसको अगर मैं हीट करूं, सोडियम थायोसल्फेट को अगर मैं हीट करूं, तो जैसे हीट करोगे ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये भाग जाएगा बाहर, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 बन जाएगा। और अगर आपने इसको और हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो पॉलीसल्फाइड बनता है, Na2S5 बनता है। ये क्या है, पॉलीसल्फाइड। ये क्या है मुन्ना, दिस इज पॉलीसल्फाइड। और साथ में क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। साथ में क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, यस सल्फेट आयन बनेगा। क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। S52- की जो शक्ल होती है ना, जो पॉलीसल्फाइड है, इसकी शक्ल बताऊं कैसी होती है दिखने में, इसकी शक्ल बताऊं कैसी होती है, देख रहे हो कैसी है, 1 2 3 4 5, ये रहा पॉलीसल्फाइड। कैसी है सर, ये जिगजैग स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है, जिगजैग, यस ये कैसा होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। और मेरे भाई ये जो दूसरा सब्सटेंस बना है सल्फेट आयन SO42-, मुन्ना ये जो SO42- होता है कि भी दुनिया शक्ल जानती है सर, ये टेट्राहेड्रल होता है। बोलो यहां पर सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। याद आया क्या, कुछ याद आया क्या, हाँ हाँ। तो देखो जो जैसे मान लो अगर मैं थायोसल्फेट सोडियम के अलावा कोई और थायोसल्फेट ले लूं, सर आपने सोडियम का ही क्यों लिया, बिकॉज सोडियम थायोसल्फेट एक अकेला थायोसल्फेट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रेटेड होता है ना, जो खुद हाइड्रेटेड होता है। इसके अलावा कोई और अगर आप थायोसल्फेट लोगे तो वो हाइड्रेटेड नहीं होगा, उसकी रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी। सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन यहां से स्टार्ट होती है। आप इसको हीट कीजिए, वाटर ऑफ 5 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, थायोसल्फेट बन जाएगा। हाई टेम्परेचर पे हीट कीजिए, पॉलीसल्फाइड बनेगा, और साथ साथ सल्फेट आयन बनेगा SO42-। ये जो पॉलीसल्फाइड है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दिखने में जिगजैग होती है, और साथ में जो SO42- बनता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा। डन। इसी के साथ
हम लोगों ने सफलतापूर्वक क्या किया है, हम लोगों ने सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है आज किसको, हमने खत्म कर दिया थायोसल्फेट आयन के टेस्ट को। अब हम लोग आगे चढ़ेंगे और किसकी बात करेंगे, नाइट्रेट आयन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी बात करेंगे, नाइट्रेट आयन का टेस्ट पढ़ेंगे। नाइट्रेट आयन का टेस्ट बहुत ही छोटा सा टेस्ट है, 10 मिनट में खत्म, 10 मिनट मेरी गारंटी। आ जाओ, नाइट्रेट आयन। यस, इस चैप्टर के लिए कम से कम 10 साल देने चाहिए। मैंने आपसे कह दिया, जो बच्चा जे एडवांस के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है ना, आपको बता दूं, जो बच्चा जे एडवांस के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, वो इस चैप्टर को छोड़ने की गलती या फिर इसको हल्के में लेने की गलती कभी कर ही। ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो एडवांस में 2-2, 3-3 क्वेश्चन दे देता है एक एक पेपर। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है वो वाले पैराग्राफ टाइप वाले, और पैराग्राफ टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। एक ही चैप्टर से अगर मान लो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस में, और वो जो क्वेश्चन आता है ना, जनरली वो एक ही रिएक्शन को पकड़ता है। जैसे हमने आज पढ़ी थी ना, AgNO3 थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर आपने उसमें एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया तो एक थायोसल्फेट बन जाएगा, Ag का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। अगर आपका उसका सस्पेंशन लेके आपने उसको हीट कर दिया तो सल्फाइड बन जाएगा जो कि ब्लैक इन कलर होता है। थायोसल्फेट में अगर आपने हाइपो सॉल्यूशन डाल दिया तो हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये ऐसे एक रिएक्शन दे देगा और ऐसे इर्द गिर्द घुमा के पूछेगा ना, एक ही रिएक्शन को घुमा के। तो एक रिएक्शन ही अगर आपको सोच के देखो एडवांस में 3 क्वेश्चन सही करवा के दे दे एक पेपर में, कितनी बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है ना? समझ गए? आ जाओ, यस, आ जाओ जी। अरे तुम टेंशन मत लो भाई, तुम टेंशन मत लो ज्यादा, मेंस में पढ़ो इसको, मेंस में पढ़ो। जब एडवांस का आएगा ना उससे एक बार पहले रिवीजन करवा देंगे इसका, है ना? अब तो खुश हो, एक बार वापस रिवाइज करवा देंगे, मैं करवा दूंगा क्लास में, और खुश हो जाओ। टेंशन मत लो इतना, है ना? लोड मत लो इतना। आ जाओ, नाइट्रेट आयन का टेस्ट पढ़ लो, इतने में नाइट्रेट पढ़ लेते आधा। सबसे पहला, सारे के सारे सॉल्युबल, मजा आ गया। अगर सारे के सारे सॉल्युबल हैं, इसका मतलब सर यहां पर टेस्ट विद पीपीटी आ ही नहीं सकता। पीपीटी याद ही नहीं करना, काम ही खत्म। आगे चलो, टेस्ट विद एसिड सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है कि NO3- आयन है। अब ये जो नाइट्रेट, अच्छा एक चीज और समझो तुम, अरे ये हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पहुंच गए। अब याद आया क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे 4 हेलोजन PCN, यहां पहुंच गए हम लोग। ये अब जितने भी आयंस होंगे सब ग्रुप एक खत्म कर दिया, अभी सिर्फ सब ग्रुप एक खत्म हुआ, सिर्फ सब ग्रुप एक, है ना? सिर्फ सब ग्रुप एक खत्म। अब हम लोग सब ग्रुप 2 पे पहुंच गए हैं। ये जो सब ग्रुप 2 है उसमें पहला आयन पढ़ रहे हैं हम लोग, नाइट्रेट आयन। और ये जो सब ग्रुप 2 के आयंस होते हैं इनमें जरूरत पड़ती है हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, है ना? हाँ, ये अरे क्लास भी नहीं है, क्लास ए का सब ग्रुप 2 है, ये क्लास ए का सब ग्रुप 2 है। यस, ये ध्यान रखना। हाँ, यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी एसिड कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट नहीं ले सकते और कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी नहीं लेना। तो NO3- जो होता है ये H+ देगा, है ना? कॉन्सेंट्रेटेड H+ देगा, H+ NO3- के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाता है। और जैसे आप इसको हीट करते हो, ये जो HNO3 होता है ये नाइट्रोजन NO2 गैस बना देता है। सारी दुनिया जानती है कि जो NO2 होता है ये ब्राउन ट्यूम्स नहीं है भैया, फ्यूम्स है। कौन से? ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, है ना? कौन से फ्यूम्स निकलेंगे? ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। यस, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना? बहुत सिंपल है, ये तो हमें पहले से पता है। और NO2 की पहचान हम लोगों ने पहले ही कर ली है। यस, अगर आप इसको ब्रोमीन वाटर में से पास करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। Br2 जो फ्यूम्स होते हैं, Br2 के जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं वो उसको ब्राउनिश कलर का बना देते हैं, ठीक है? अच्छा, और कहता है कि दीज ब्राउन फ्यूम्स टर्न स्टार्च KI सॉल्यूशन ब्लू। ये जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ये अगर मान लो आप क्या करो, स्टार्च और KI में भीगा हुआ फिल्टर पेपर इसके मुंह पे लाके रखो ना, तो वो उसको फ्यूम्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वो कन्वर्ट कर देंगे ब्लू कलर में। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? अरे भाई देखो, NO2 जो होता है ना वो क्या करता है, I- को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। स्टार्च की I प्रेजेंट है, I- प्रेजेंट है, तो जो NO2 होगा वो I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा। और जो I2 का कॉम्प्लेक्स होता है स्टार्च के साथ वो किस कलर का होता है? कई जगह पर इसको ब्लैक भी लिखा होता है, ब्लू ब्लैक। क्यों? अगर मान लो ब्लू, ज्यादा ब्लू हो, डार्क ब्लू हो, जबरदस्त ब्लू हो, तो वो ब्लैक सा दिखाई देता है। दूर से देखने पे डार्क ब्लू ब्लैक दिखाई देता है।
दूर से देखने पर। मेरी बात समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है, नाइट्रेट आयन का जब एसिड के साथ टेस्ट होता है तो NO2 गैस रिलीज होती है, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, लेकिन इस ब्राउन फ्यूम्स के मुंह पे अगर आपने स्टार्च किया इस सॉल्यूशन में भीगा हुआ फिल्टर पेपर लेके तो वो क्या करेगा, जो ब्राउन फ्यूम्स है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट, है ना। और ब्लू ब्लैक क्यों, क्योंकि ये जो Ki में I माइनस है, NO2 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, और I2 का स्टार्च के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्लू कलर का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, और एक और बढ़िया चीज लिखी है आपके सामने, एक और बहुत शानदार चीज लिखी है। हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर एसिड की जगह और यूज कर सकते हैं कॉपर टर्निंग्स, और साथ में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो है ही, है ना। कॉपर टर्निंग्स क्या होती है सर? कॉपर टर्निंग्स जानते हो क्या? कॉपर की छिलन, छिलन क्या है मतलब? अरे मतलब जैसे आपके पास पेंसिल है ना, पेंसिल, पेंसिल को छिलते हो ना, शार्पनर में पेंसिल को छिलते हो ना, तो जो उसकी छिलन होती है ना, अब पेंसिल की जगह आप कॉपर ले लो, आपके पास कॉपर की रॉड है, कॉपर की रॉड लेके आपने छिल दी, अब ऑब्वियस है आप वाले शार्पनर से वो छिलेगी नहीं, उसके लिए अलग से मशीन होती है, उससे छिलेगी, है ना, जो कॉपर का छिलका है वो। यस, हाँ, तो वो अगर आपने कॉपर का छिलका लिया, कॉपर का छिलका अपने आप में, कॉपर एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मेटल है तो मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये क्या करेगा, NO3 माइनस आयन को NO में रिड्यूस कर देगा और खुद Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो NO होगा, ये एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ क्या करेगा, NO2 गैस में कन्वर्ट, और NO2 गैस जो होता है उसके ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लो, हाँ अगर मान लो, हाँ कॉपर की पेंसिल ले लो, कॉपर की, भाई देखो अगर मान लो आप, ये वाला टेस्ट तो है ही, ब्राउन कलर की फ्यूम्स ऐसे भी निकल सकते हैं, और अगर मान लो आपके पास नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन है, उसमें आपने कॉपर की छिलन डाल दी, है ना, कॉपर के छिलके डाल दिए, तब भी आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स। और एक बात खास बताऊं, ये जो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी है ना, जैसे जैसे आप कॉपर टर्निंग और ऐड करते जाओगे, आपकी ब्राउन कलर की इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी। अगर आप इसमें कागज के टुकड़े भी ऐड कर दो ना, आप मान लो कॉपर नहीं यूज कर रहे, आप क्या करना चाहते हो, कागज के टुकड़े यूज करना चाहते हो, ऑन एडिशन ऑफ पेपर पैलेट्स, है ना, पीसेस ऑफ पेपर NO3 माइनस सॉल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन फिल्म्स आल्सो। कागज जो होता है ना, कागज, कागज किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। यस, कहां मिलकर बना होता है, कार्बन का। यस, किसका बना होता है, कार्बन का। तो ये जो कार्बन होता है ना, कार्बन जो आपका पेपर है ना, जो आपके पेपर के टुकड़े हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, वो नाइट्रेट आयन को कन्वर्ट कर देगा NO2 में, और ये जो NO2 होता है इसके ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है क्या, मतलब एक ही चीज को NO2 गैस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, है ना। आप पहचान करना चाहते हो ना कि भाई नाइट्रेट आयन है तो NO2 गैस रिलीज होगी, NO2 गैस रिलीज आप कहां से निकाल सकते हो, वापस सुन लो। आप इसमें क्या डाल दो, HNO3 डाल दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो NO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, आप क्या करो उसमें कॉपर टर्निंग्स डाल दो तब भी NO2 गैस निकलेगी। आप क्या करो उसमें कागज के टुकड़े डाल दो, भैया ये तो सबके पास मिल जाते हैं, है ना। कागज जो होता है उसमें आपका प्रेजेंट होता है कार्बन, कार्बन इसको रिड्यूस करके NO2 में कन्वर्ट करेगा, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखाई। समझ में मेरे हिसाब से आई गया, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो ना समझ में आ। ये क्या लिख दिया भाई इसने, एवर्डा अलॉय है ये, है ना, इसको बिठाओ, पता नहीं क्या लिख दिया इसने। यस, यहां पर भी कहीं ना कहीं गलती करी होगी इसने, करी हुई। एक मैं देख तो रहा था कहां क्या था गड़बड़, नहीं ठीक है, आ जाओ। हाँ, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अरे ये जो डेवडा अलॉय होता है, या फिर ZnNaOH, या फिर AlNaOH, एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, या फिर आप कॉपर भी ले सकते हो, यहां कॉपर भी ले सकते हो। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ये क्या देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहां सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ाई था, ये +5 है। ये इतने जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि ये इसको जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें रिड्यूस करते हैं। इसमें जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें रिड्यूस, और नाइट्रोजन की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया। अमोनिया की पहचान क्या है मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, वापस बताने की जरूरत नहीं है।
देखो ये चीज लिखा हुआ है, अमोनिया इज लिबरेटेड व्हेन एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑक्सी एसिड रेडिकल, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑक्सी एसिड रेडिकल कोई भी हो, जब आप उसकी रिएक्शन बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवाओगे तो हमेशा आपको NH3 की एकदम फ्यूम्स दिखाई देंगे, है ना, और मजा आ जाएगा, आपका दिन बन जाएगा उसी समय, आप खुश हो जाओगे। यस, आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे, आपको जबरदस्त मजा आ जाएगा। डन। तो जब भी कोई ऐसा ऑक्सी एनायन, है ना, जब भी कोई ऐसा ऑक्सी एनायन हो जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और आपने उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवा दी, अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, है ना, अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, ये जरूरी है। एसिडिक मीडियम में नहीं ले सकते, है ना, अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। एसिडिक मीडियम की अलग कहानी है, वो इसको खुद रिड्यूस कर देगा, वो अलग कहानी है। तो HCl माइनस और OCl माइनस, ये भी यही वाला टेस्ट देगा, अमोनिया गैस यहां पर भी रिलीज होगी। यस, डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक छोटा सा है, मैं चाहता हूं, देखो ये रहा टेस्ट, आप लोग लिख लेना, अगली क्लास में मैं इसको समझा दूंगा, है ना, आप लोग ये लिख लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। यहां 3 आएगा, यहां पर 3 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, यहां पर 3 आएगा, इसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, हाँ, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ऑलराइट, तो इसको आपको खुद से लिखना है, इसको आपको खुद से लिखना है। एक और, ये वाली जो आपके सामने बना रखा है एक ऐसा डायग्राम सा, है ना, इसको भी आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। अगली क्लास में मैं आऊंगा और खुद समझा दूंगा, है ना, अगली क्लास में मैं आऊंगा और मैं खुद समझा दूंगा ये क्या है। ये सल्फेमिक एसिड है बेटा, सल्फोनिक एसिड नहीं है, सल्फेमिक एसिड है। इसमें हर एक रिएक्शन में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। KGF लेना है, ठीक है, यहाँ टिल्टर्ड नहीं है, यहाँ फिल्टर्ड है, ठीक है, देख रहे हो तुम लोग, तो समझाना पड़ेगा भाई को ढंग से। फिल्ट्रेट है, रेजिड्यू है, ठीक है, ये तो कहानी ठीक है। ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी मुझे ठीक ही लग रहा है, NO3 माइनस आएगा यहाँ, है ना, FeSO4 N2+H2, हाँ बाकी मुझे सही लग रहा है, ठीक है ना, बाकी अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। ये वाली चीज भी आप लोग अपने घर पे बना लें, ठीक है ना। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, आप लोगों की भारी डिमांड थी, है ना, और जनता की भारी डिमांड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज आपको मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में करना है खुद से, ठीक है, देखते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या। हाँ, इसमें तो जितने भी आयंस है सब हमने पढ़ लिए है, इसको भी आप लोग को खुद से करोगे, है ना, ये आपका होमवर्क है, इससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग होमवर्क में करें खुद से, इससे आपको आइडिया लगेगा। क्रोमिल नहीं, ये नहीं पढ़ा अभी हम लोगों ने, है ना, ये हम लोग आगे करेंगे, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं करना अभी। हाँ, ये कर सकते हो, है ना, ये मैंने जो आपको होमवर्क दिया ना उसमें ये वाली स्लाइड भी इंक्लूड है, इसको भी आप लोग खुद से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवा दिया है, इसको भी आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है, बस इतना ही करना, बस ज्यादा मत कर लेना, है ना। तो आज आपका जो होमवर्क है, आज आपका जो होमवर्क है, सबसे पहले आपको करना है रिवीजन। आज आपको मिलेगी भैया DPP नंबर 3 और आपको करना है मॉड्यूल, मॉड्यूल उठाओ और उसमें 1 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चन निकाल डालो, खत्म। एक्सरसाइज 1 की मैं बात कर रहा हूं, 2 और 3 तक पहुंचो तो बहुत ही बढ़िया बात। यस यस, इसी के साथ, इसी के साथ आज का जो सेशन है वो हो गया है खत्म। यस, आज का जो सेशन हो गया वो हो गया खत्म, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। 8 लाइन बोला था, अरे हाँ यार 8 लाइन यार, लेकिन तुमने 8 लाइन बोलने जितना टाइम ही नहीं छोड़ा, तुम्हें पहले बताना था, ये तो गड़बड़ हो गई भैया आज। सुनाए, चलो फिर ठीक है। ये आप लोगों ने सुन रखी होगी कहीं कहीं ना कहीं, ऑब्वियस आप लोगों ने सुन रखी होगी, मैं कोई ऐसा बड़ा कारीगर आदमी नहीं हूं जो बैठे बैठे 4 लाइन घड़ दूं खुद से,
है ना। ये भी मैंने कहीं से पढ़ी थी, कहीं से देखी थी, तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये जो लाइन है, ये साल गुजर गया ना, मतलब नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो पिछला साल बीत गया है ना, पिछला साल गुजर गया, तो साल गुजरने पे ही ये 2-4 लाइन लिखी है, आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। यस, तो सुनिएगा जरा। कहता है कि खुशी भी गुजर गई और मलाल भी गुजर गया, गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया। सुनना अच्छे से। हाँ, कहता है कि खुशी भी गुजर गई और मलाल भी गुजर गया, गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया, उसके लौट आने की धुंधली मगर उम्मीद तो थी, कि लौट आने की धुंधली मगर उम्मीद तो थी, गुजरते साल संग वो ख्याल भी गुजर गया। और कहता है अब चैन की नींद तो है रातों में, क्या कहता है कि अब चैन की नींद तो है रातों में, पर आंखों में ख्वाब गुजर गया। और दिन का सूरज तो चमकता है जीवन में, लेकिन रातों का महताब गुजर गया। और आगे कहता है कि बहुत कुछ कहना था तुझसे, क्या कहता है कि बहुत कुछ कहना था तुझसे, बहुत कुछ सुनना था, तेरे कहे शब्दों में अपना सा मतलब चुनना था, पर वो जिज्ञासा भी गुजर गई और वो पूछने का काल भी गुजर गया। ज्यादा सीरियस मत हो जाना बे तुम लोग, है ना, ज्यादा सीरियस मत हो जाना तुम लोग, कि तेरे कहे शब्दों में अपना सा मतलब चुनना था, पर वो जिज्ञासा भी गुजर गई और पूछने का काल भी गुजर गया। और गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया, मैं इश्क का सवाल लिए खड़ा रहा मगर, है ना। हाँ, मैं इश्क का सवाल लिए खड़ा रहा मगर, तेरे जवाबों के अभाव में ये सवाल भी गुजर गया, और गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया, है ना। तो भाई ये 2-4 लाइन थी। साल गुजरने पे तुम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसी तरीके से अपना साल गुजारा होगा, और अब तुम्हें थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी, सर कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब ना, कोई फायदा नहीं हुआ सर। सवाल तो बहुत थे हमारे मन में, लेकिन कभी कोई जवाब आया ही नहीं। हम लोग रात रात भर, दिन दिन, सुबह से शाम तक कर काटते रहे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक्चुअली कोई फायदा होता नहीं है ना, पे टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, है ना। चलो जी, फिर आज के लिए हम लोग सेशन को करते हैं खत्म। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कल वाले सेशन में। कल वाले सेशन में अपना टारगेट है, नाइट्रेट आयन तो लगभग खत्म हो ही गया है। नाइट्रेट आयन के बाद जितने भी हेलाइड आयंस हैं उनको एक ही सेशन में निपटा देंगे हम। हेलाइड कल क्लास में खत्म कर देंगे, नाइट्रेट आयन आज लगभग खत्म हो ही गया है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, कि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से। चलिए फिर, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।